Hey everyone, in this lecture we're going to talk about the monthly current affair of your October month. ठीक है? Okay. Why weekly लिखा है बताऊंगा. Weekly क्यों लिखा है I'll tell you. But in this video we'll cover the monthly current affair of your October का month. That is your week 2, week 3 and week 4. तीनों week को हम क्या करेंगे कंबाइन करके इसमें पढ़ लेंगे. Now before starting, पहली चीज़ आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि आई एम सो सॉरी यार कि वीडियोस नहीं आ पा रही थी वीकली करंट अफेयर पे. रीजंस आर मेनी यार. पहली चीज़ कि तबीयत ख़राब थी. सेकंड रीज़न वाज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वाज कि वी वर डूइंग समथिंग रियली बिग. तो क्या हमने करा है कि हमने डॉक्टर पीसी के ऐप को प्ले स्टोर पर डाल दिया है एंड उस ऐप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डाला है, दैट इज योर डेली करंट अफेयर्स. तो जो वीकली आता है तो परेशानी क्या होती है यार कि डेली क्या चल रहा है पता नहीं होता. दैट्स वाई हमने क्या करा कि डेली करंट अफेयर का फीचर ऐड करा है कि एवरी डे यू कैन गो एंड रीड योर करंट अफेयर. इतना हैंडी है आपके लिए कि उसका फॉर्मेट देखो, ऐसा फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, अबाउट क्या है एंड सिंपल भाषा में है. ओके, फोटोज ऐड किया आपके पिक्टोरियल मेमोरी के लिए. अब द थिंग इज कि ये आपके लिए वाई इट्स अ बेस्ट करंट अफेयर थिंग अवेलेबल फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. वाई? क्योंकि इसमें वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकंड चीज़ कि जैसे ही एमसीक्यू फिनिश करोगे, ये करंट अफेयर फिनिश करोगे, यू विल गेट 5 एमसीक्यू टू प्रैक्टिस फ्रॉम द सेम करंट अफेयर्स. तो आपको क्या मिल जाएगा? डेली करंट अफेयर एज वेल एज एमसीक्यू. दिस करंट अफेयर्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर करंट अफेयर्स, इसके कंसाइज एंड कॉम्प्रहेंसिवनेस. ठीक है. एंड ऑब्वियसली द इंटरफेस यू कैन सी कि पूरा का पूरा हमने क्या करा, चेंज कर दिया है, ओवरऑल कर दिया है. ओवरऑल किया है, देख पा रहे होगे आप. ओके, काफ़ी इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करिए. तो वी ट्राइड आवर बेस्ट. सो यू कैन गो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यू कैन आराम से आप पढ़ सकते हो. ठीक है, कोई वहाँ पे परेशानी नहीं है. एज फार एज द वीकली करंट अफेयर्स आर कंसर्न, मैंने एक नई चीज़ करी है कि हम लोग वीकली करंट अफेयर तो लाएंगे ही, ठीक है, साथ ही साथ कुछ मेंस के टॉपिक्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, उनको थोड़ा सा हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ता है. तो उनके लिए मैं 2-3 वीडियोज़ पर वीक आई विल ट्राई कि आई विल ब्रिंग दोज वीडियोज़ टू यू. बट ये वीकली करंट अफेयर तो आपका आएगा, इसके साथ एडिशन क्या हो गया, डेली करंट अफेयर भी आ ही रहा है आपका. सो यू कैन गो ऐप में जाकर डेली पढ़ सकते हो और वीकली जाकर उसको मैं यहाँ पे कंपाइल कर दूंगा. तो आपको क्या होगा, दिमाग में रट्टा जाएगा. ठीक है. सो अब प्ले स्टोर पर जाओगे. अभी हमने ऑफिशियली ऐप को लॉन्च नहीं किया है, बात बता दूं मैं आपको. ठीक है, ऑफिशियल लॉन्च होगा तो यूट्यूब पे ही लॉन्च होगा. अभी ऑफिशियल लॉन्च नहीं किया क्योंकि अभी बहुत सारे फीचर्स ऐड करने बाकी हैं. बट करंट अफेयर का फीचर यहाँ पे है. आपके 3 बजे का हमारा टाइम है, 3 से 4 के बीच में हम यहाँ पे करंट अफेयर अपलोड कर देते हैं. ठीक है. एंड प्ले स्टोर पर जाओगे, लिखोगे DRUPSC, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा साइंस इंटेक. अब पहली बात, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वीकली क्यों लिखा हुआ है इसलिए बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 ये तीनों हम यहाँ पे कवर करेंगे. समझ में आ गई बात? ओके, दैट्स वाई इट इज़ मंथली करंट अफेयर्स. अब पहली बात समझो यहाँ पे कि इसमें से कुछ न्यूज़ आइटम ऐसे हैं जो कि इररिलेवेंट हैं. फिर भी मैंने क्यों ऐड किया हुआ है इसको? टू गिव यू द आइडिया कि देखो ऐसे ऐसे न्यूज़ भी मिलते हैं बट इनको आपको किस कैपेसिटी में नहीं पढ़ना है. इसीलिए आपको सिखाने के लिए सम न्यूज़ आइटम्स यहाँ पे एडेड हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मैं आपको ईयरली कंपाइलेशन दूंगा, लाइक PT 365 जैसा हमारा खुद का कंपाइलेशन जब आएगा प्री के टाइम पे, अभी 4-5 महीने में, तो उस टाइम पे ये सारे जो फालतू के करंट अफेयर से हट जाएंगे. ओनली रेलेवेंट्स मैं अपने हाथ से हैंड पिक करूंगा एंड वही चीज़ वहाँ पे एडेड होगी. ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको. बट अभी के लिए समझो, ये शोहरत जो भी आपके क्या है, बेसिकली डिफेंस से जुड़ा हुआ ये चीज़ है. एक बात हमेशा याद रखना दिमाग में कि डिफेंस का आपको पढ़ना पॉसिबल नहीं है. डिफेंस की जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ओनली फ्लैगशिप इक्विपमेंट्स विल स्टडी एंड विल स्टडी द डिफेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि हर दिन डिफेंस में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो जब तक वो न्यूज़ फ्लैगशिप नहीं होगी तब तक हम उसको पढ़ने का नहीं करेंगे. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन स्किप. बट फिर भी अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आप क्या पढ़ लो कि इट इज़ अ 4th जनरेशन मिनिएचर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. अगर देखना है देख लो, अदरवाइज अगर मैं होता आपकी जगह, ठीक, मैं अपने ही पहले तो PT को काटता था, मैं अपने ही करंट अफेयर को काट रहा हूँ. क्यों? टू गिव इट द आइडिया कि भाई क्या चीज़ काटनी है, क्या चीज़ नहीं काटनी है. अब आते हैं पॉलीमर नैनो कंपोजिट. इस न्यूज़ में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ दिस थिंग. एक बार उसको रीडिंग देना. बट पढ़ना क्या एग्जाम के लिए, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है, व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो अगर आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पता है देन आपके प्रीलिम्स की तैयारी अधूरी, क्योंकि PYQs में भी आपको ये देखने मिल जाएगा ये. ठीक है, क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक, समझाता हूँ मैं आपको. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली कहने का मतलब इसका ये होता है कि एनी सॉलिड मटेरियल, अगर ये सॉलिड नेचर का है, ठीक है,
इस पे मैंने अगर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया, मतलब कि कोई ऐसा फोर्स लगाया जिससे स्ट्रेस डेवलप हुआ। अभी स्ट्रेस क्या होता है, दिस इज अ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, आप ना समझो तो बेटर है, समझो सिंपल सी बात कि मैंने अगर मैकेनिकल फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसके शेप में चेंज होगा। नॉर्मल पार्टिकल में क्या होगा, मान लो बॉटल को स्क्वीज किया तो शेप चेंज होगा उसका, बट देयर आर सम स्पेशल पार्टिकल्स विच शोज द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कि जब इस पे आप फोर्स लगाते हो तो ये अपने शेप को चेंज करने के बजाय व्हाट दे डू इज दैट, इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, तो कहना इसे कि इसमें चार्ज का फ्लो चार्ज हो स्टार्ट हो गया होगा, बिकॉज चार्ज का फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसका मतलब कि पीजो इलेक्ट्रिक मेटल्स आर दोज मटेरियल जिसमें कि अगर हम प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। सेकंड इज योर हैबर बॉश प्रोसेस। क्या है, आपको एग्जाम का रटना क्या है कि हैबर बॉश प्रोसेस जब भी आएगा, इट विल बी यूज टू मेक अमोनिया। क्या यूज़ आएगा, अमोनिया को बनाने में यूज़ आएगा। ठीक है, अब अमोनिया का यूज़ क्या होता है, अमोनिया का यूज़ होता है फर्टिलाइजर को बनाने में। तो इसका मतलब कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, हैबर्स बॉश प्रोसेस। इसमें होता क्या, अमोनिया बनता कैसे है। अब एक बात तो आपको पता होगी कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इसको तोड़ो, इसमें है क्या नाइट्रोजन, इसमें है क्या हाइड्रोजन। इसका मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ देंगे तो अमोनिया बन जाएगा क्या, यस। एंड अमोनिया से हम क्या बना लेंगे, फर्टिलाइजर बना लेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ते हो आप, जोड़ के अमोनिया बनाते हो, अमोनिया से फर्टिलाइजर बनाते हो। समझ गए इस बात को, ये हैबर बॉश प्रोसेस। देन हेलफायर मिसाइल। अब वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अभी हमने हेलफायर मिसाइल को क्या करा है, हमने यूएस से फाइनलाइज किया। तो मे बी यूपीएससी कैन आस्क यू कि हेलफायर मिसाइल क्या है क्या नहीं है। तो ध्यान रखना कि इट इज़ एन एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल। मतलब कि अगर एयर से हम यहाँ पे एक और, मान लो कि एक और जहाज है, ठीक है, हम यहाँ से इसको फाइट कर सकते हैं, या फिर ये ग्राउंड पे कोई टारगेट है मेरे पास, तो हम यहाँ से ग्राउंड पे भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेज़र गाइडेड है, मतलब कि लेज़र से गाइड किया जा सकता है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात ध्यान रखना है। अच्छा, NGMV, इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस। स्मार्ट इंसुलिन समझो क्या मतलब है, इंसुलिन क्या होता है पहले ये समझ लो मेरे से आप, फिर बात करेंगे आगे। ये सब तो पता होना ही चाहिए, मैं प्री में सब पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, कोर्स में भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, सब में होगा। कोर्स से याद आया कि बाय द वे हमने अपना फ्लैगशिप प्रीकॉल कोर्स लॉन्च कर दिया है दिवाली के अवसर पे। दैट द कोर्स इज, अभी हमने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है यूट्यूब वगैरह पे, बट हमारा इट्स ओपन ऑन द वेबसाइट टू इनरोल। इस कोर्स में क्या है, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स का एग्जाम। कि अगर आपको लगता है प्री का डर है कि क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई कैन टेल यू कि दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन एंड द गेम चेंजर फॉर यू। इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज दैट, इसमें आपके वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज भी है इसमें, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए जो कि कहीं नहीं मिलेगा। आपको 5,000 से ज़्यादा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब कि आज जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे जुड़ा आपको हर दिन सवाल प्रैक्टिस करने को मिलेगा। एंड दैट सवाल विल बी ऑफ 3 लेवल्स, ईजी लेवल, ईजी पीजी लेवल, मीडियम लेवल एंड हार्ड लेवल। इन 3 लेवल पे सवाल होगा ताकि आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो क्लास में जो पढ़ा है सेम चीज़ पे आपको ये मिल जाएगा। एंड जो भी क्लास में पढ़ोगे उससे जुड़ा हुआ आपको एक शीट मिलेगा, जिसमें कि इसको कहते हैं हम एक्टिव रिकॉल शीट। क्लास में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, देन जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देन एवरी वीक यू हैव योर टेस्टिफाई का टेस्ट सीरीज। ठीक है, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, इसमें कुल मिला के 50+ टेस्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टेस्ट सीरीज दैट कि हमने किया है कि आपको लगता होगा ना, प्रॉब्लम होती थी ना हमें कि ये टेस्ट के क्वेश्चन बनते नहीं है, वेग क्वेश्चंस होते हैं, ये सब हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइदर द PYQ और आइदर NCERT और आइदर PYQs ऑफ UPSC और आइदर PYQ CAPF NDA। ठीक है, तो UPSC के पुराने पेपर्स जो भी हैं उनसे PYQ से इंस्पायर करके हमने सारे क्वेश्चंस को बनाया है, तो कोई वेगनेस नहीं है, ऑप्शन भी उस तरीके का ही बनाया है। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो दिस इज थिंग, एंड वही प्राइस हमारा वही 5K के अराउंड है। सो अगेन द सेम थिंग इज देयर। एंड अभी अर्ली बर्ड ऑफर के लिए 10% ऑफ चल रहा है। सो इट इज़ इन्फॉर्मेशन जो देना चाहता था, दे दिया मैंने। चलो अब इंसुलिन में वापस आते हैं। इंसुलिन पे अगर वापस आएंगे तो इंसुलिन क्या होता है बेसिकली समझ लो ध्यान से। अगर इंसुलिन आता है, आपको एक बात दिमाग में चिपकना चाहिए कि इंसुलिन बनता है हमारे पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज हमारे बॉडी का ऑर्गन है, यस। पैंक्रियाज करता क्या है, इंसुलिन आता है, ठीक है भाई। इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन का रोल क्या है, इंसुलिन का जॉब इज टू रेगुलेट द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, कुछ भी खाते हैं, हम मान लीजिए चावल खाया तो उसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज हमारे सेल एब्जॉर्ब करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। बट होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है, कौन करता है, इंसुलिन करता है। बट मान लो कि हम चीनी खाए जा रहे हैं, चावल खाए जा, चीनी खाए जा रहे हैं, तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिलते जा रहा है, मिलते मिलते जा रहा है। तो मतलब कि इंसुलिन जितना कंज्यूम कर सकता था उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को, ठीक है।
तो इंसुलिन अब क्या कर रहा है, बार बार देखो होता है कैसे, बात समझो। जैसे ही आपके बॉडी में ग्लूकोज आया, आपने कुछ खाया, आपका पैंक्रियाज यहाँ से इंसुलिन रिलीज करेगा, भैया इसको एब्जॉर्ब करो ग्लूकोज को। बट आप इतना खाए जा रहे हो, इतना खाए जा रहे हो, तो ये पैंक्रियाज रिलीज किया जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब ये पैंक्रियाज आपके सेल में रिलीज करता है इंसुलिन, इंसुलिन जाके एब्जॉर्ब करता है। बट होता क्या है कि इतना ये एब्जॉर्ब, इतना रिलीज कर देता है इंसुलिन, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज किया है, तो उसको फाइट करने के लिए इट रिलीज टू मच इंसुलिन। वेन इट रिलीज टू मच इंसुलिन, इससे क्या होता है कि आपका सेल अब इस चीज़ को पहचानना बंद कर देता है। तो आपका सेल पता है क्या डेवलप कर लेता है, योर सेल डेवलप समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन का रेजिस्टेंस। एंड जब ये डेवलप हो जाती है तो अब इंसुलिन से आपके इसको फर्क नहीं पड़ता, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि बंदे को क्या हो गया भाई, डायबिटीज़ हो गया। समझ गए इस बात को? इसीलिए डायबिटिक पर्सन को हम साइड से इंसुलिन देते हैं। एक और डायबिटीज़ होता है जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डायबिटीज़, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है। इसमें तो आपके करने से हुआ। टाइप 2 में, टाइप 1 में होता है कि बॉडी में कुछ ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इम्यूनिटी कैसा होता है, इम्यून सेल क्या करता है, ये खुद से ही आपके के ये जो आपके क्या बोलते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है ना, उनको मारने लगता है। सो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता आपके बॉडी में। सो दैट इज़ वाई इंसुलिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम बाहर से इसको इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। अब एग्जाम के लिए बात दिमाग में क्या रखना है कि पैंक्रियाज रिलेट करता है, यस। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ करते हैं, पढ़ना होगा, बाद में पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो, डायबिटीज़ पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ अभी रट लो दिमाग में कि इंसुलिन, अगर कल को एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इंसुलिन क्या ओनली नेचुरल सोर्सेज से बनाया जा सकता है, पहले हम पिग से एक्सट्रैक्ट करते थे, क्या ये लैब में बनाया नहीं जा सकता जेनेटिकली? अब आजकल मोस्ट इंसुलिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन लैब यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो लैब में बनाया जा सकता है, नेचुरली बनाया जा सकता है, मोस्टली इज इन लैब। ध्यान रखना इस बात को, लैब में बनाया जा सकता है। समझ गए इस बात को? आगे बढ़े, यस। चलो, अब ये सब कुछ खास बात नहीं है, एक बार रीडिंग देना, दैट इज इट। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है? कुछ नहीं है। इंडस्ट्रीज के इससे जो गैस निकलती है उसको फ्लू गैस बोलते हैं। उस गैस में सल्फर होगा, बोलो यार, सल्फर होगा। इस सल्फर को एब्जॉर्ब करने के लिए वी डू अ प्रोसेस कॉल्ड एज द फ्लू। जो गैस हुआ ना उसको डीसल्फराइज कर देंगे, सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उससे सल्फर का अमाउंट कम हो जाएगा। सिंपल है। SO2 इमोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक। एक बार देखना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, देखना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, देखना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन देखना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, एंड एक बार गो थ्रू करना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। चलो नाउ यहाँ से मार्बर्ग वायरस डिजीज, दिस इज कवर्ड इन योर वीक 1 का करंट अफेयर। बोलो हाँ है ना, यस। चिकनगुनिया कवर्ड इन वीक 1 का करंट अफेयर्स। सिकल सेल कवर्ड इन वीक 1 का करंट अफेयर्स, वीडियो यूट्यूब पे कवर्ड है, ठीक है। अभी जस्ट फर्स्ट वीक में कवर्ड है। मोटर न्यूरॉन डिजीज, अब ये समझो क्या होता है। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन हमारे बॉडी के नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, प्री के टाइम में। अभी सिंपल सा बात समझो कि मोटर न्यूरॉन क्या होता है। वैसे न्यूरॉन जो कि हमारे बॉडी में मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट करते हैं, जैसे मैंने अपने हाथ को मूव करके मैं लिख रहा हूँ, दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स विच आर डूइंग दिस। अब कुछ ऐसे डिजीज अगर हो गए विच विल इम्पैक्ट द मोटर न्यूरॉन, तो उससे क्या होगा कि मेरी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो मोटर फंक्शन है मेरे बॉडी का, वो इंगेज हो जाए, वो इफेक्ट करेगा। इसका मतलब कि इससे क्या हो जाएगा, न्यूरो डिजेनरेशन होगा। मतलब क्या कि आपके नर्व का डीजेनरेशन होगा, मतलब नर्व आपके डैमेज होने लगेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ऐसे ही शगुन में बता देता हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ योर, उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ऐसे डायबिटीज चली है ना, ऐसे आउट ऑफ जनरल इंटरेस्ट आई टेक इंटरेस्ट इन दिस मेडिसिन एंड ऑल, फिर भी देख लो। डायबिटिक न्यूरोपैथिक में क्या होता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपके बॉडी के नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में पेन रहता है, स्पेशली लेग्स में, ठीक है। एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं डायबिटिक फुट। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके पैर को एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो डायबिटिक फुट में क्या होता है, आपके पैर में ऐसे अल्सर हो जाते हैं जो कि हील ही नहीं होते। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनके बॉडी में अगर कोई कट लग गया तो हील करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। समझ गए? अब रेस्पिरेटरी सेकंड में आते हैं। सिंक्शियल वायरस फंक्शन, कुछ खास नहीं, बट पढ़ लेना, दैट इज इट। फुट रॉट डिजीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझो इस बात को क्या है। आपको कल को पूछ लेगा कि फुट रॉट डिजीज बैक्टीरियल है कि वायरल है, आप बोलोगे आंख बंद करके कि बैक्टीरियल है। सेकंड चीज, इंसान को होता है क्या? नहीं। रोमिनेंट्स को होता है, मतलब कि घोड़ों को होता हो रहा है, ठीक है। शिप को होता है, गोट्स को होता है, ठीक है, इन सबको होता है। अब आ जाओ पार्किंसन डिजीज।
अच्छा, एक बात तो मैंने सिखाई दी आपको कि बैक्टीरियल डिजीज़ होगी तो क्या एंटीबायोटिक लगेगा? यस, तो इस पे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लगेगा। कोई रॉकेट साइंस ना। पार्किंसन डिजीज़, अब देखो कुछ डिजीज़ मैं आपको प्री के टाइम में पढ़ाऊंगा जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब इसमें प्रोग्रेसिव लगा दिया तो क्या मतलब हो गया कि इट विल इंक्रीज विद टाइम, द रिस्क विल इंक्रीज विद एज। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि आपके नर्व डैमेज होने लगते हैं एंड उसकी वजह से आपकी बॉडी में ट्रेमर आता है, झटके लगते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, मसल मूव नहीं करता, ठीक है, आपके मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डिप्रेशन होगा, नींद ही नहीं आएगी रात को, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अब आते हैं आर्थराइटिस। आपने इसको हमेशा सुना होगा, घर में चाचा को, बड़े पापा को होता है, दादाजी को होता है आर्थराइटिस, घुटनों में होता है। देखो अब एक बात आपसे कोई पूछ ले कि आर्थराइटिस सिर्फ घुटनों में होता है कि नहीं, आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ जॉइंट्स। आपके 100+ टाइप्स है आर्थराइटिस के। तो आपके बॉडी में मान लो कि यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट, जहाँ वेर एवर एंड वेन एवर द जॉइंट इज, आर्थराइटिस विल इफेक्ट दोज जॉइंट्स। क्लियर है बात? ओके। अब आर्थराइटिस तो बहुत तरह का होता है, सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस, दो तरह का आर्थराइटिस बोलते हैं, एक बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक को बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब प्लीज़ एक बात समझो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है उसके आपके क्या होता है ना, कार्टिलेज जो होते हैं जॉइंट के एंड पे, इनका ब्रेकेज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होती है आपकी, इसकी वजह से पेन होता है। बट रूमेटॉइड ये क्या होता है, द कॉज ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द कॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून। मतलब कि आपके खुद के बॉडी का इम्यून सेल जो है वो यहाँ पे लाइनिंग बनी होती है जिससे कि आपके बोन बोन में फ्रिक्शन नहीं होता, इस लाइनिंग को खा जाते हैं ना, ये बोन बोन के बीच में फ्रिक्शन है डेवलप्स एंड दैट इज वाई द पेन इज देयर, ठीक है। ये हो गया। अब डिप्थीरिया की बात करो, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट डिप्थीरिया, बिकॉज अभी क्या हुआ है, राजस्थान में वैक्सीनेशन WHO ने रिकमेंड किया, क्यों भैया, क्योंकि आउटब्रेक हुआ है। अब कल को एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि डिप्थीरिया जो है इट इज वायरल, नहीं सर। इज इट फंगल, नहीं भैया। इज इट बैक्टीरियल, येस इट इज बैक्टीरियल 100%, दैट इज वाई इट इज वॉट, इट इज बैक्टीरियल। समझ में आई बात? यस। अब बैक्टीरियल है तो बता दो, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि बैक्टीरियल है तो कौन सा डालेंगे, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड डिजीज पे जो कि वेस्ट नाइल वायरस, क्या है, इंडिया में नहीं, यूक्रेन इज फेसिंग एन आउटब्रेक ऑफ वेस्ट नाइल वायरस। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहली चीज कि अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना इसमें डायप्थीरिया में, कि डायप्थीरिया क्या कम्युनिकेबल है, यस कंटेजियस है, अगर आपने किसी के ऊपर छींक दिया, खांस दिया तो हो गया। अच्छा, वेस्ट नाइल वायरस, भाई नाम में ही वायरस है तो ऑफकोर्स वायरल होना है, ठीक, वायरस है, ठीक है, बट इट इज नॉन कंटेजियस। अगर कंटेजियस होता तो इट कुड हैव बीन द नेक्स्ट पेंडेमिक लाइक कोविड-19। कूल, समझ आई बात? ये सिम्टोमेटिक होता है, कोविड में भी होता था ऐसा, लोग के सिम्टम दिखते ही नहीं है। वेस्ट नाइल वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है। अच्छा, तो कम्युनिकेबल नहीं है, ओके। काला अजहर, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेटिंग काला अजहर एज अ पब्लिक हेल्थ इशू, ठीक है। अब समझो, ध्यान से सुनना, काला अजहर पूछेगा कोई आपसे कि बता दो वायरल है, बैक्टीरियल है कि पैरासाइटल है, इट इज पैरासाइटल, पैरासाइट कॉज करता है। फीमेल सैंड फ्लाई कॉज करती है, फीमेल सैंड फ्लाई, ध्यान रखना। इस तरीके से आपकी एडिस एजिप्टी जो मस्किटो है विच कॉजेज योर डेंगी, उस तरीके से जो काला आजार जो फीवर है इट इज़ कॉज्ड बाय द फीमेल सैंड फ्लाई। ये दिमाग में रखना है आपको, और पैरासाइट ध्यान रखना है। समझ में आई बात? एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन देते हैं इसमें, एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन देते हैं इसमें, वी आर नॉट गिविंग एंटीबायोटिक्स, वी आर नॉट गिविंग एंटीवायरल, वी आर गिविंग एंटी पैरासिटिक्स। समझ में आई बात? ई कॉली इज ए बैक्टीरिया, इज एन आउटब्रेक हो रहा है इससे, इससे क्या उल्टी उल्टी होती है, नॉर्मल सा डायरिया हो जाता है, बैक्टीरिया ई कॉली। तो ई कॉली को आपसे कल को पूछ ले एग्जाम में आके कि ई कॉली बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफ कैन बी क्लासिफाइड एज बैक्टीरियाज। ऑप्शन में आ जाएगा आपके आ जाएगा ऑप्शन में, बताता हूँ मैं, ई कॉली बोल देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन में आ जाएगा ई कॉली, ऑप्शन में आ जाएगा काला अजहर, ऑप्शन में आ जाएगा वेस्ट नाइल, ठीक है, ऑप्शन में डायप्थीरिया, ऑप्शन में आ जाएगा आपके लेट्स से कि टाइफॉइड, ऑप्शन में आ जाएगा डेंगी, ऑप्शन में आ जाएगा आपके येलो फीवर। चूज कर लोगे, मंकी पॉक्स, आज चूज कर लोगे सबको, इतना सिखा दिया मैंने, ठीक है। ये सब कुछ कराया हुआ करंट अफेयर में आपके। इस कर्वी पे आते हैं, इस कर्वी की बात करेंगे, अगर हम इस कर्वी की क्या करेंगे, बात करेंगे इस कर्वी की, तो आपसे कल को उठा के सुला के कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बता दो मुझे कि कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इट इज द कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। याद कर लोगे क्या, अभी के भी याद हो गया? यस, सिंस इट इज कॉज्ड बाय विटामिन सी के डिफिशियंसी से इसका सिम्टम क्या दिखता है कि अब कोई पूछ लेगा स्कर्वी इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ योर बॉडी, स्कर्वी इफेक्ट्स योर
बेसिकली अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा ही शगुन वाला चीज़, कि इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, समझ गए? ठीक है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन सी, इट हैज़ टू बी टेकन अक्वायर्ड फ्रॉम फूड्स। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, और बात करते हैं इसके इसके बहुत सारे हो सकते हैं। एनीमिया भी हो सकता है सिम्टम में, आपको थका थका फील होगा, आपके कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होने लगेगी, आपके बॉडी में पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, आपको आपके गम का अल्सरेशन हो जाएगा। ठीक है, दांत की बीमारियां होने लगेंगी, इससे दांत टूटने लगेंगे, समझ गए? ट्रीट कैसे करते हैं? विटामिन सी को करते हैं, क्योंकि विटामिन सी का डिफिशियंसी से हुआ है तो बॉडी में विटामिन सी दे दो। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसे पूछा था प्रीबायोटिक के बारे में कि प्रीबायोटिक कैन नेचुरली बी फाउंड इन गट्स, इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2022, प्रीलिम्स पूछा था। अब इफ व्हाट इफ दे आस्क यू, व्हाट इफ दे आस्क यू, क्योंकि रीअमर्ज हुआ है, व्हाट इफ दे आस्क यू कि व्हाट इफ दे आस्क यू कि विटामिन सी कैन नेवर बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। ठीक है, या फिर बोल दे कि विटामिन, आप बोलोगे कि यार कैन नेवर बोला है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काट दो, बट नहीं यार, ह्यूमन बॉडी, सच बात है कि ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन सी, दैट्स वाई ह्यूमन बॉडी वी हैव टू कीप इट एक्वायरिंग फ्रॉम द फूड, खाना खा के, साइट्रिक एसिड वाले खट्टे खट्टे फलों को खा के, लाइक लाइक ऑरेंज, लेमन, इनको खा के हमें साइट्रिक एसिड मिलता है, दैट इज योर विटामिन सी। ठीक है, नहीं मिला देन वी कैन से क्या बोलते हैं, वी कैन टेक सप्लीमेंट्स। क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज एक बार पढ़ लेना, कुछ खास बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा रहा हूँ। और रस इस साल क्वेश्चन पेपर 2024 के मेंस में क्या पूछता है? बोलता है आपसे ऑरोराज ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोराज बोरेलिस। अरे यार, अगर आप, मानता हूँ थोड़ा सा तो ऑन द स्पॉट सोचने में दिक्कत हो सकती थी, बट आप ये सोचते अगर कि इतना पता होता कि बोरियल बायोम जो है वो नॉर्थ में होता है एंड ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, सो इट इज टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स, तो हम ऑरोराज को नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं ना, नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स, क्योंकि भाई पोल दोनों साइड ही है। ये होता क्यों है? होता इसलिए कि यहाँ पे पोल है, मैग्नेटिक पोल है अर्थ का। अब जैसे ही आपके जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सीएमई, मैंने पहले पढ़ा रखा है वीडियोस में आपको। जब ये इंटरेक्ट करता है तो ये क्या करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, सन का जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सन के कोरोना से जो मास इजेक्ट हुआ है विच इज कमिंग टू अर्थ एंड इट इंटरेक्ट्स विथ योर ऊपर का ये अर्थ का पोल, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट हियर एंड यहाँ इंटरेक्ट करता है, दैट इज वाई यहाँ पे आपको नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ समझाऊंगा मैं बड़ी बात आपको कि सीरीज़ क्या है, इसको एक बार रीडिंग देना, कुछ खास बात नहीं। ब्राउन ड्रॉप समझाऊंगा मैं आपको, तो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो कि आप कहीं नहीं पढ़ोगे। मेरी फिलॉसफी समझो, आइडियोलॉजी समझो, कि मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो कहीं नहीं पढ़ोगे, और वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। ये एग्जामिनर शायद ना पूछे आपसे, बट इन तीनों में से पूछ लेगा, और ये तीनों में से पूछ लेगा, और तो आपके बगल वाले बच्चे को आता होगा, आपको नहीं आता होगा, तो खत्म हो गया फिर मामला हमारा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। ट्रोजन एस्ट्रॉइड एक बार देख लेंगे, कुछ खास बात नहीं है, ये एक बार सिर्फ देखना, गो थ्रू इट, नॉट मच इंपॉर्टेंट। लीसा मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लीसा मिशन नहीं पता तो क्या पता। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे बस। अच्छा, कार्सन डिक्लेरेशन एक बार देख लेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में क्या। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी देख लेंगे, इससे जुड़ी एक और स्ट्रैटेजी है जो कि ताइवान से कनेक्टेड ही है, उसको बोलते हैं प्रोक्यूपाइन, एक सेकंड इसको मोटा करने दो मुझे, उसको हम बोलते हैं प्रोक्यूपाइन स्ट्रैटेजी। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। देन इन्वायरमेंट के कुछ स्पीशीज़ है, अब इसमें से मैंने बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, अब मैं आपको स्पीशीज में काट काट के दिखाऊंगा कैसे काटना है। ठीक है, काट के फिर देख फाइनल वर्जन में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब आपके डॉक्टर यूपीएससी के वेबसाइट पे। ठीक है, और एप्लीकेशन भी मिल जाएगा आपको, तो यार ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। ट्राइब्स से, अब ट्राइब्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं बताऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लो। शेल गैस वगैरह हो गया, सब हो गया। ठीक है, यहाँ तक का प्लेसेस इन न्यूज़ रहेगा फिर हमारा, ये सब कर लेंगे। एंड देन मेंस के करंट अफेयर से। अब मेंस के करंट अफेयर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, पहले ही बता देता हूँ आपको, समझो बात को। मेंस के करंट अफेयर में कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होंगे जो मैंने पहले पढ़ा दिए, जैसे कि इसको मैंने वीक 1 में कवर कर दिया। ठीक, इसको वीक 1 में कवर कर दिया, इसको वीक 1 में कवर कर दिया, इसको वीक 1 में कवर कर दिया। अब यहां से बात समझो, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, तो दिस इज समथिंग, अभी ये रिपोर्ट अगर रिलीज हुई है सो इट विल डेवलप, तो आई मेक एन होलिस्टिक वीडियो ऑन दिस। ठीक है, पहली चीज, वो वीडियो 10 से 20 मिनट का वीडियो होगा,
एक नया मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो की सीरीज, जिसमें आपको एक टॉपिक को हम लोग कंप्रहेंसिवली पढ़ेंगे फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है। तो भी डेवलप होने दो इस टॉपिक को और आर्टिकल्स आने दो, विल कवर दिस। देन फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, दिस आई विल कवर हियर, आई विल कवर दिस। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, इट इज़ नथिंग बट योर स्टैटिक। मैं कवर करूँगा अभी आपको यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्टैटिक है, मैं अभी यहाँ पे कवर करूँगा आपके पास। ये वीक 1 में कवर्ड है, वीक 1 में कवर्ड है। दिस इज समथिंग विच विल कवर इन योर मेंस का वीडियो सीरीज। वो 10-20 मिनट का वीडियो जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे आएगा, डिक्लाइनिंग साउथ इंडियन पॉपुलेशन। साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो मैं अच्छे से बताऊंगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, समथिंग कुछ खास बात नहीं, नॉट मच इंपॉर्टेंट है, पर देख लेंगे बस इसको हम लोग। दिस इज समथिंग जो कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अगेन हम लोग उसका वीडियो बनेगा। ये तो जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू कर लेंगे इसको बस हम लोग। दिस इज समथिंग अगेन इंपॉर्टेंट, वीडियो बनेगी इसके ऊपर। ये तो भाई एवरग्रीन टॉपिक है, वीडियो बनेगी इसके ऊपर। ये छोटू टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक, यहीं देख लेंगे हम लोग। ये अगेन एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी इसके ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो आपके स्टैटिक का यार, ये तो पढ़ाने का तो मतलब सबको पता होता है, फिर मैं आइडिया दूंगा आपको, आइडिया दूंगा, टेंशन नहीं लो। दिस इज समथिंग अगेन विच इज़ अ डेवलपिंग टॉपिक, जो हमेशा डेवलप होता है, बट अगेन आई टेल यू इन ब्रीफ। तो आई डिस्कस दिस स्टैटिक में, आई डिस्कस दिस, ठीक है। एंड दिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर मैं अलग से। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर मैं, क्योंकि बड़ा है, इसको पढ़ाऊंगा तो 20 मिनट इसी में लग जाएगा। ये समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्टैटिक। ये GS3 करके कवर करते हैं इसको, अगर GS3 नहीं किया डिफिकल्ट होगा करना, इसलिए भी कवर करेंगे नहीं इसको। ये तो भाई जेनरिक टॉपिक है, एक बार गो थ्रू करोगे, डू इट योर सेल्फ, ईजी सा टॉपिक है। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कव विल बी कवर्ड इन अ डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आज के करंट अफेयर का थिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, कवर करते हैं इसको वापस। चलो, ठीक है। अब समझो यहाँ पे सीरीज की क्या, सीरीज है क्या भाई, सीरीज क्या है, सीरी है क्या, एप्पल वाली सीरी है नहीं, ये दिस इज शी इज नॉट एप्पल वाली सीरी, इट इज समथिंग डिफरेंट। बताता हूँ क्या है, एक मिनट गाइस। सीरीज इज अ डॉर्फ प्लैनेट। क्या है? डॉर्फ प्लैनेट। अब आप पूछोगे डॉर्फ प्लैनेट क्या सीन है, क्या चीज़ होती है ये, मैं आपको समझाता हूँ, बढ़िया स्टोरी। कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, कुछ टाइम नहीं मतलब कुछ सालों पहले, कि प्लूटो, बचपन में पढ़ा करते थे हम लोग यार, कि प्लूटो इज द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देन फिर एक न्यूज़ आती है कि जो इंटरनेशनल जो प्लानिटरी एसोसिएशन है ना, जो सबको डिक्लेयर करती है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। व्हाट दे डिड इन 2006, दे सेट दिस क्राइटेरिया, एंड 6 में क्राइटेरिया सेट किया गया था, बट प्लूटो को बाद में लेटर ऑन प्लूटो को बोला गया कि भैया नहीं, प्लूटो जो है ना, इट इज़ नॉट अ प्लैनेट एनी मोर। अब सवाल है कि वाई प्लूटो वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, ठीक है, वाई प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ नोटेबल प्लैनेट, ठीक है। 2006 में प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट क्लासीफाई कर दिया गया था, इट इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या बात है, समझना बहुत प्यारा कंसेप्ट है, एंड इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। कहीं किताब उताब में जल्दी आपको मिलना मुश्किल है, सोर्सेस होता है, स्कैटर्ड होता है, समझो इस बात को। मैं अगर आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक पूरी कहानी रट लो मेरे पास अभी साथ में बैठ के, ठीक है, जो रटवाऊंगा वो चीज़ रटना भी होगा। मैं अगर बोलता हूँ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम की कोई अथॉरिटी है, IAU करके, ये बोलती है कि मेरे पास 2 तरह के प्लानिटरी बॉडीज होती हैं, इनको मैं क्लासीफाई करता हूँ प्लानट पे, और एक को मैं प्लानट नहीं बोलूँगा, तो उसको मैं बोलूँगा ड्वार्फ प्लानट। मतलब ये प्लानट तो नहीं है, बट ये ड्वार्फ प्लानट है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी प्लानट की होगी, यस, और कुछ प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, इसलिए मैंने इसको प्लानट कैटेगरी से हटा दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मेरे को अगर प्लैनेट किसी चीज़ को ये डिक्लेयर करना है, किसी भी बॉडी को, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को, तो हाउ, व्हाट क्राइटेरिया आई वुड फॉलो। तो पहला क्राइटेरिया इज दैट कि ये सन को ऑर्बिट करना चाहिए, इट मस्ट ऑर्बिट द सन,
पहली चीज़। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट, इट ग्रेविटी शुड बी strong enough to clear its orbit। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि उसकी ग्रेविटी, अगेन ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जिससे कि वो राउंड शेप में हो जाए। जिस आपको पता है कि ग्रेविटी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, शेप वो अंदर की तरफ पुल करेगा तो शेप क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, अपने सारे मासेस को राउंड शेप में कर लेगा क्योंकि एरिया मिनिमाइज होगी एंड राउंड एक सरफेस से एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो मोटा मोटी एक बात आपको समझ में आती है कि अगर मेरे पास अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, मतलब कि वो सन को ऑर्बिट करते हैं, यस। क्या उन अब सन के ऑर्बिट करेंगे तो क्या होगा, मान लो इस ऑर्बिट में सन है, ये इस तरीके से घूम रहा है, तो इसके ऑर्बिट में कोई भी एस्टेरॉइड या छोटी छोटी बॉडी जो है वो नहीं आएगी। मतलब कि अपने क्या होता है कि व्हेन इसका मास जब ज़्यादा होगा और मान लो कि सन के अराउंड ये घूम रहा है तो ये इसकी खुद की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएंगे, ये अपना पाथ क्लियर कर लेगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग इनफ ग्रेविटी होनी चाहिए टू क्लियर इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट अगर किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, किसी आपके सोलर सिस्टम की बॉडी ने अगर ऑर्बिट क्लियर कर लिया, सन को ऑर्बिट कर रहा है और अपने ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है वो ऑर्बिट क्लियर कर लिया, मतलब उस ऑर्बिट में उसकी बॉडी का मास इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आजू बाजू के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो आपके स्पेस पार्टिकल्स हैं उनको हटा दे रहा है, देन दैट इज़ वॉट इट इज़ डूइंग इज़ दैट कि उसने अपने पाथ को क्लियर कर लिया एंड दैट इज़ वाई इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। अब डॉफ प्लैनेट क्या करते हैं कि ये पहली क्राइटेरिया को तो सेटिस्फाई करते हैं कि सन को ऑर्बिट करते हैं, तीसरे क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करता है प्लूटो कि राउंड भी है, बट दूसरे को नहीं करता कि हमने डिस्कवर किया 2006 में कि प्लूटो इज नॉट एबल टू, ठीक है, प्लूटो एंड अदर डॉफ प्लैनेट्स आर नॉट एबल टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ दिस सेकंड क्राइटेरिया, मीट नहीं कर पाता कि इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट, इट्स ग्रेविटी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्लियर इट्स ऑर्बिट, ठीक है। एक पॉइंट है, समझ में आई, रटना तो नहीं पड़ रहा है कि ग्रेविटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो अपने ऑर्बिट को क्लियर करेगा, समझ में आई बात, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात समझो, अब मैं एक चीज़ आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास इस तरीके से बचपन से हमने रटा हुआ है कि मरकरी, वेनस, मैं साइज वाइज नहीं लिख रहा हूँ, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो था। अब प्लूटो नहीं रहा प्लैनेट में, है वहीं पे, उसको प्लैनेट नहीं बोल रहे हम, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि मैंने बोला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो, ठीक। अब प्लीज़ एक बात समझो, मेरे पास यहाँ पे मार्स है, मेरे पास जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो भी आपके जो बेल्ट लोकेटेड जो एरिया है, इसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट्स। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। इस वाले ऑर्बिट में ये जो जोन है आपका मरकरी और जुपिटर के बीच में, किसी के बीच में, मरकरी और जुपिटर के बीच में, इसको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड बेल्ट। एक और बेल्ट उसको कहते हैं हम क्यूपर्स बेल्ट। वो कब होता है, ये जो नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद का जो बेल्ट होगा उसको बोलेंगे क्यूपर्स बेल्ट, ठीक है। ये इसके बाद का जितना भी बेल्ट है सबको बोलेंगे क्यूपर्स बेल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एग्जाम के लिए रटाना क्या है, पहली चीज़ कि मरकरी जुपिटर के बीच में बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, नेपच्यून के बाद बोलते हैं इसको बेल्ट। एक और रटना क्या पड़ेगा, आपको समझना क्या पड़ेगा, प्लैनेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट में क्या क्लासिफिकेशन डिफरेंस है, इन तीनों को आपको रटना पड़ेगा, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, ठीक। और बात समझो, हमने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है, उसको बोलते हैं हम सीरीज। सीरीज इज नथिंग बट अ ड्वार्फ प्लैनेट। इस प्लैनेट की खास बात पता है क्या है कि इट इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट विच लाइज इन योर एस्टेरॉइड बेल्ट। बाकी सारे ड्वार्फ प्लैनेट आपके कहाँ लाई करते हैं, आपके क्यूपर्स बेल्ट में लाई करते हैं, ठीक है, समझे। तो सीरीज क्या है, इट इज़ द ओनली लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू बी एक्सप्लोर्ड विद नासाज डॉन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, समझ गए इस बात को। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज मैं आपको देना चाहूँ, तो एक बात मुझे बता दो कि व्हाट आर, कैन यू नेम सम अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स, इंपॉर्टेंट जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, बताओ।
इंपॉर्टेंट डॉर्फ प्लैनेट्स का नाम मुझे बता दो, 2-4 प्लीज़ बता दो, बोलो। प्लूटो, प्लूटो है भाई, है ऑफ कोर्स। तो प्लूटो बताओ कौन से बेल्ट में होगा भाई? नेपट्टून के बाद में है, ठीक है। एंड सीरीज, सीरीज कहाँ पे होगा? एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक। एंड देन इरिस, मेक होमिया एंड मेक। ये 3 नाम ये कहाँ लाई कर, सीरीज लाई करता है आपके एस्टेरॉइड बेल्ट में, एंड ये लाई करते हैं आपके क्यूपर्स बेल्ट में। इतना बस रटना है आपको, बस बात खत्म हो गई, पीरियड। ओके, एज सिंपल एज दैट, कोई टेंशन नहीं है। तो प्लूटो, प्लूटो भी यहीं लाई करेगा, इसको हटा लो यहाँ से, प्लूटो भी यहीं लाई करेगा, बताया था मैंने, प्लूटो ऊपर लिख दिया था बस, ठीक है। प्लूटो भी यहीं लाई करेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। समझ गए इस बात को? इतना आपको रटना पड़ेगा। नोट्स बनाओ इसके, बैठो नहीं प्लीज़, नोट्स बनाओ प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, नोट्स बनाओ। अब ब्राउन डॉर्फ्स कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे डॉर्फ प्लैनेट ब्राउन डॉर्फ में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस नहीं है, ये एकदम अलग ही कहानी है। डॉर्फ प्लैनेट आर द प्लैनेट्स, planets are the celestial bodies which revolves around the sun. They have their own orbit, and their gravity is strong enough to make them into a round shape, and their gravity is strong enough to clear its orbit. बात समझ में आ गई? Dwarf, brown dwarf is not at all a planet, it is rather a star. क्या है ब्राउन डॉर्फ? क्या है देखो, क्या है? दे आर द फेल्ड स्टार्स। तो ये बेसिकली स्टार भी नहीं है, ये बीच बीच की चीज़ है। तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मुझे बता दो कि यार ब्राउन डॉर्फ के बारे में कुछ बात मुझे करनी है, सिंपल सी बात समझो, क्या ये प्लैनेट है? नहीं। क्या ये स्टार है? नहीं, ठीक है। तो है क्या? इट इज़ समथिंग वी कैन कॉल इट एज द, क्या बोला है इसको, नाम क्या दिया है? फेल्ड स्टार्स। इनको हम बोलते हैं फेल्ड स्टार। बोलोगे क्या मतलब है? देखो, स्टार का बेसिक फंक्शन, प्लैनेट का तो देख लिया हमने कि भाई कि 3 क्राइटेरिया हमने देखा प्लैनेट को करने के लिए, 3 क्राइटेरिया सर्टिफाई है तो प्लैनेट बोलेंगे। स्टार का क्या होता है? स्टार का बेसिक चीज़ होता है कि स्टार के सेंटर में, कोर में एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। पता है, मैंने पहले बहुत बार पढ़ा है आपको, फिर भी पढ़ लो। इस फ्यूजन की वजह से क्या होता है, स्टार के अंदर में न्यूक्लियर हमेशा प्रोसेस हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है, जिसमें कि आपके फ्यूजन से 2 छोटे एलिमेंट्स मिलके आपके हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है। अब ये जब फ्यूजन हो रहा होता है, दिस रिलीज इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट, ठीक, एंड विच गिव्स द स्टार फ्यूल, विच आर द फ्यूल ऑफ द स्टार। बट फील्ड स्टार में ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, एंड दैट इज़ वाई द फील्ड स्टार आर नॉट एबल टू सस्टेन द फ्यूजन। तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ब्राउन डॉर्फ कैन सस्टेन फ्यूजन, नो। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्या फ्यूजन होता है, नहीं, समझ गए? दैट इज इट। अब रेड डॉर्फ सब जो पे है बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इवेंट होराइजन क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, सब स्पेस में पढ़ेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेस में, सब कुछ पढ़ा दूंगा उसमें प्री के टाइम में, ठीक है। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सी बात, इसको रीडिंग दो समझ जाओगे, ठीक है। मूनलाइट प्रोग्राम रीडिंग दो समझ जाओगे, कुछ खास बात। लीसा मिशन समझाता हूँ मैं क्या है। अगर आपको कभी भी एग्जाम में आपसे एग्जामिनर ने पूछा लीसा मिशन क्या है, आपके दिमाग में विद इन सेकंड चमकना चाहिए कि इट इज़ यूज टू मेजर द ग्रेविटेशनल वेव्स। अब दूसरा सवाल समझना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वेव होता क्या है, वो समझ लो। इन जनरल हमारे पास जो वेव होते हैं वो दैट कैन बी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और दे कैन बी electromagnetic waves. Mechanical waves are those waves which need some medium to propagate. For example, your sound waves. Vacuum में sound नहीं travel करता, स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं करता, बट लाइट करती है। वाई? बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। उस तरीके से देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। दीज आर नॉट मैकेनिकल वेव्स, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। ये वेव क्या है? दिस आर ग्रेविटेशनल वेव्स, दिस फंक्शंस ऑफ द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि जब ये मूव करते हैं तो ग्रेविटी को बेंड कर देते हैं, जब ये मूव करते हैं तो स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं। आपको लगता होगा कि क्या क्या बात कर रहा है, सिंपल सी बात समझो कि जब स्पेस में बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स लाइक कि 2 स्टार का फ्यूजन हो गया, एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो गया, तो दीज काइंड ऑफ इंटरस्टेलर इवेंट्स जब स्पेस में होते हैं, देन दे रिलीज इंटेंस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स एंड दे क्रिएट रिपल्स थ्रू स्पेस एंड टाइम। अब मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा स्पेस एंड टाइम है, ये 2 बड़ा बड़ा स्टार है, ये आपस में फ्यूज कर रहा है, तो ये इंटरस्टेलर इवेंट हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्पेस टाइम में लाई नहीं करता है? यस।
तो स्पेस टाइम में लाई करता है। व्हेन दे विल कोल्यूट टुगेदर, या फिर एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ या ब्लैक होल किसी स्टार का कोलैप्स हुआ, सो दीज मैसिव इंटरस्टेलर इवेंट्स व्हेन दे हैपन, व्हाट दे डू, व्हेन दे हैपन व्हाट दे डू, सिंपल सी बात क्या करते हैं। अब मुझे बताओ कि एक मैंने गद्दा रखा, उस गद्दे पे भारी सा मैंने एक बॉल गिरा दिया, तो क्या इस गद्दे में होल होगा, बेंड होगा? ये सेम चीज़ है कि अगर आपने वो स्पेस टाइम के कर्व में, इसको इमेजिन करो, स्पेस टाइम का कर्व है, उसमें इतना बड़ा इवेंट होता है तो उसको बेंड कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये रिपल्स विल बी जनरेटेड थ्रू आउट द स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, और हम तक ट्रैवल करके आता है। एंड हम अपने यहाँ क्या करते हैं, एक डिटेक्टर लगा लेते हैं। नासा और ईएसए ने मिलकर बनाया है एक डिटेक्टर, से बोला लीसा मिशन। डिटेक्टर ने क्या करा कि इसने रिपल इन स्पेस टाइम को कैप्चर किया है, ठीक है, बाय द मर्जिंग ऑफ द ब्लैक होल। ब्लैक होल अगर मर्ज करते हैं, दिस इज अ मैसिव इवेंट विच हैपेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव को। सिंपल, समझ में आई बात? ओके। अब काजान डिक्लेरेशन को आपसे पूछ ले कहाँ पे हुआ है, ब्रिक्स समिट में हुआ है। एनाकोंडा स्ट्रेटजी क्या है? एनाकोंडा क्या करता है, आपको जकड़ लेता है। तो चाइना क्या कर रहा है, ताइवान को जकड़ ले रहा है। अब उसके रिटेलिएशन में ताइवान ने प्रोक्यूपाइन स्ट्रेटजी लगाई है। छोटा सा जगह है ताइवान, छोटा सा तो है ताइवान, देख रहे हो, ये अपने चारों साइड खुद को प्रोटेक्शन दे रहा है, लगता है प्रोक्यूपाइन। प्रोक्यूपाइन में क्या होता है, प्रोक्यूपाइन हैज कांटेज, दे हैव स्पाइन्स, स्पाइक्स होते हैं उसके बॉडी पे, तो वो स्पाइक को निकाल ले रहा है ताकि हर चारों तरफ से चाइना को काउंटर करे। दैट इज इट। एंड चाइना किसको जकड़ना चाहता है, लाइक एन एनाकोंडा। ठीक, समझ गए? कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। अब आते हैं एनवायरनमेंट को, यहाँ से करेंगे। विल टॉक अबाउट स्पीशीज इन न्यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट, एंड देन विल कट डाउन अ लॉट ऑफ स्पीशीज, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज है, सब याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं याद करा दूंगा आपको, जो नहीं है वो नहीं। आपको तो फील आता होगा ना यार कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है याद कर देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन तो नहीं आती। करंट अफेयर स्मूथली जा रहा होगा आपका। डेली करंट अफेयर वहाँ करना है एक बार, काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, एकदम आपको इंटरेक्टिव लगेगा, एकदम मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो मज़ा भी आए पढ़ने में, वो हमारा मोटो है। तो दैट इज़ इट। तो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट अप करते हैं, ठीक है, चलो कर रहे हैं, ठीक है। स्पीशीज़ देखते हैं। कुछ स्पीशीज़ को मैं क्या करूँगा पता है, उठा के फेंक दूँगा यहाँ पे। क्यों? फिर डाला क्यों है फेंकना है, तो डाला इसलिए ताकि आपको आइडिया पड़ जाए कि किसको फेंकना है और किसको उठाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्पीशी है पिग्मी हॉग। इसको फेंकना है, रखना है, इसको रखना है। क्यों? क्योंकि पिग्मी हॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है। हर एस्पिरेंट जो तैयारी करता है यूपीएससी की, सीरियसली उसको पिग्मी हॉग का पता होता है। दे आर सर्टन सेट ऑफ स्पीशीज पता ही होता है कि ये है और कहाँ है, क्या है, कुछ बेसिक फीचर्स। एग्जाम्पल पिग्मी हॉग, एग्जाम्पल इंडियन वाइल्ड लाइस, एग्जाम्पल नीलगिरी तहर, एग्जाम्पल कश्मीरी स्टैग हंगुल, एग्जाम्पल डॉल्फिन्स, टाइगर्स, चीता, एलिफेंट, ठीक है, लायन, सब पे PYQR रखा है, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में। अब देर आर सम स्पीशी यूपीएससी उठा उठा के पूछती है कि बाउंसर है, ठीक है, तो वो सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं करना। जो पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटी, देखो एक बात आप लॉजिकली सोचो, मेरी बात तो ना मानो बिल्कुल भी, खुद से सोचो कि एग्जाम रिलेटिव कंपटीशन का है। यस, अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टॉपिक है, यूपीएससी ने बाउंसर पूछा तो आपको नहीं आता और आपके बगल वाले को भी नहीं आता। बगल वाले के बोलने का मतलब है कि ऑल द रिलेटिव कंपटीशन, बगल वाले इज अ मेटाफॉर फॉर द रिलेटिव कंपटीशन आपका जो भी है। सो आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं आता, आपको भी नहीं आता, तो मतलब ही नहीं है ना, उस पर तो फाइट ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्पीशी, पिग्मी हॉग आपको नहीं आता, बगल वाले को आता है, मतलब कि सारे कॉम्पिटिशन सीरियस एस्पिरेंट को 50,000 को 40,000 को आ रहा है, तो आप तो पीछे हो गए, ठीक है। एंड यू लॉस्ट जस्ट 2 मार्क्स, नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं मानता हूँ कि रैंकिंग का गेम नहीं है यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली आपको वहाँ तक जाना है, आपको कट ऑफ क्रॉस करना है। सो मोर और लेस इट बिकम्स अ रिलेटिव गेम, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पिग्मी हॉग करना है। इसमें देखते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं फिर पढ़ेंगे। पिग्मी हॉग करना है, यस एब्सोल्युटली करना है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन वाइल्ड्स करना है, इंपॉर्टेंट है। हजारी डोंकी, जस्ट वी विल जस्ट गो थ्रू इट, we'll just go through it. Hammerhead shark, again go through it, गो लिखता हूँ मैं शॉर्ट में। स्पॉटेड लोकस्ट, अगेन इट इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट अफेयर में है भी। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, देखो वल्चर इज अ फेवरेट ऑफ यूपीएससी, फेवरेट ऑफ यूपीएससी वल्चर है, ठीक है। अब दिस इज समथिंग एक बार देख लेंगे ऊपर ऊपर से, नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू, जस्ट गो थ्रू एंड गो थ्रू, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगेन गो थ्रू, गो थ्रू, गो थ्रू, गो थ्रू। अब गो थ्रू करने के बाद मैं किसी को काट के फेंक भी दूंगा, मैं दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं पिग्मी हॉक से। तो पिग्मी हॉक हमको पढ़ना है,
यस एब्सोल्युटली पढ़ना है पिग्मी हॉक। तो बेसिकली पिग्मी हॉक क्या होता है? इट इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पिग। क्या क्या बात रटना है एग्जाम के लिए आपको, एकदम रट के अभी खत्म करो बात। इट इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड। ठीक है, वाइल्ड पिग, नॉट पिग, वाइल्ड पिग। ठीक है, स्मॉल है, देख रहे हो, वाइल्ड लग रहा है आपको। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मैमल्स दैट बिल्ड्स इट्स ओन नेस्ट। तो इसका क्या मतलब? वो खुद के लिए घोंसला बनाता है। घोंसला के पेड़े बनाता है नहीं यार, मतलब अपने रहने की जगह बनाता है। जनरली आपने शेर को देखा है घोंसला बनाते हुए? तो मैमल्स जो होते हैं वो घोंसला नहीं बनाते, वो रहते हैं। ये खुद के लिए घोंसला टाइप का बनाता है। तो वन ऑफ द फ्यू मैमल्स, नॉट द ओनली मैमल बट द वन ऑफ द फ्यू मैमल्स। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि इट इज द स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड, तो आपको लगेगा कि स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, काट दो। नहीं, इट इज। ठीक है, तो इस पॉइंट को रखेंगे एग्जाम के लिए ध्यान। यस, और एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन में कि इट, जैसे अभी पूछा ना स्क्वायरल पे क्वेश्चन 2 साल पहले, कि स्क्वायरल बिल्ड्स देयर बरो अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड के अंदर बनाती है कि ऊपर बनाती है, इस पे क्वेश्चन था। तो ये क्या है बेसिकली, अगर उस टाइप से इस पे पूछ ले अगर सॉरी कि पिग्मी हॉक बिल्ड इट्स ओन नेस्ट, यस इट मेक्स इट्स ओन नेस्ट। ठीक है, इतनी सारी बात। इंडिकेटर स्पीशीज है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज, देखो स्पीशीज के टाइप्स होते हैं, मैंने अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, स्पीशीज की वीडियो है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, देख लो। आपकी जिंदगी में जो भी डाउट है स्पीशी को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या होता है इंडिकेटर स्पीशी। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है यार? इंडिकेट करना। तो ऐसी स्पीशी जो कि इकोलॉजिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसी एरिया को इंडिकेट करती है, उनको इंडिकेटर स्पीशी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोडेंट्स, जिस एरिया में ज़्यादा चूहे हैं मतलब वहाँ गंदगी ज़्यादा। जिस एरिया में ज़्यादा कुत्ते हैं, आप देखा होगा कि जहाँ पे मीट मटन या चिकन मिलता है वहाँ कुत्ते ज़्यादा होते हैं। भाई रेस्टोरेंट के आजू बाजू कुत्ते ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको मिल जाता है खाने को। सो इट इंडिकेट्स कि मे बी इस एरिया में ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ वल्चर ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ क्रो ज़्यादा मिलेंगे, मतलब मे बी वहाँ पे डेड बॉडी ज़्यादा है, कहीं डेड बॉडी है। ठीक है, तो इस तरह के इंडिकेटर स्पीशीज। उस तरीके से पिग्मी हॉक क्या करता है, अगर पिग्मी हॉक किसी भी एरिया में है तो मतलब कि वहाँ पे टॉल एंड वेट ग्रासलैंड है। ठीक है, इसका मतलब कि ग्रासेस भी हैं और वहाँ पे वेट भी हैं। अगर पिग्मी हॉक कम हो गया तो इसका मतलब कि मैं अगर बोल दूं कि इनकी पॉपुलेशन अगर कल को डिक्लाइन हो गई, तो मैं क्या समझूंगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में वेटलैंड कम हो रहा है। एंड एज वी नो दैट कि वेटलैंड इज सम वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यस, वेटलैंड का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। यस, इसलिए हम कुछ वेटलैंड को रामसर साइट कंसीडर कर देते हैं। तो इसका मतलब कि अगर, सॉरी वेटलैंड नहीं, ये ग्रासलैंड है, बट फिर भी ग्रासलैंड का भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। यस, क्योंकि ग्रासलैंड में और जानवर फीड करेंगे। तो इसका मतलब कि अगर पिग्मी हॉक कम हो गया तो मतलब उस एरिया में मे भी डिजर्टिफिकेशन होने की संभावना है। ठीक है, सूखा पड़ गया वहाँ पे। मिलता कहाँ पे? तेराई दुआर रीजन मिलता है। रीजन कहाँ मिलता है? इट इज़ टू द मानस। मानस, ठीक है, मानस कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क कहाँ पे, कहाँ मिलता है? मानस नेशनल पार्क में। तो पहली चीज़ पिग्मी हॉक को क्या ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट है, रेयरेस्ट है, अपना खुद का घोंसला बनाता है, इंडिकेटर स्पीशी है। क्या इंडिकेट करता है? टॉल वेट ग्रासलैंड्स। और कहाँ मिलता है? मानस नेशनल पार्क में। इतनी बात रट चुके हो, ठीक है। एंड पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फ्यू क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसको रेड कर लो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, तो इसको रेड कर लो। ठीक है, रेड तो नहीं, फिर भी देख लो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हैमर हेड शार्क है कि देखो कंटेक्स्ट ये है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, कैरेबियन में मिला है हैमर हेड शार्क। कुछ नहीं है भाई, देख लो कि हैमर हेड शार्क इस टाइप की होती है, सिंपल सी बात है बस, और कुछ नहीं। एक बार पढ़ना चाहो फिर भी आत्मिक शांति के लिए पढ़ लेना, खास बात नहीं है। हलारी डोंकी इज एन इंडेंजर्ड स्पीशी विद पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन। पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है ना यार, कुछ खास बात नहीं है। हलारी डंकी गुजरात में मिलता है, हलार रीजन गुजरात में मिलता है। इतनी बात पर रटना चाहो तो रट लो, इससे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम तक लेके जा नहीं पाओगे फिर भी। ठीक है, अच्छा, और बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लास। तो इंडियन वाइल्ड लास हम लोग पढ़ते हैं जब स्पीशी ना, तो इस स्पीशी को पढ़ते ही हैं। ये गुजरात रीजन में मिलता है। कहाँ मिलता है? इसको गुजरात में खुर कहते हैं। तो ये सबको पता होता है इंडियन वाइल्ड लास, इट इज़ इंपॉर्टेंट। इसको खुर कहते हैं, रटना पड़ेगा इसको। ठीक है, रण ऑफ कच्छ में मिलता है गुजरात में, समझ रहे हो, एंडेमिक है वहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि वहाँ पे एंडेमिक है, वहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, और क्या? डेजर्ट में मिलता है, ग्रासलैंड में मिलता है, नियर थ्रेड, ये सब याद कर नहीं पाओगे एग्जाम के लिए, बस इतना रट लो कि इसको खुर बोलते हैं और रण ऑफ कच्छ में ही मिलता है। ठीक है, ये कर लोगे, चलो। अब बात करते हैं स्पॉटेड लोकस्ट। लोकस्ट क्या करते हैं? ये इन्फेस्टेशन करते हैं क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। अगर किसी भी
किसी भी क्रॉप पे अगर लोकस्ट का इन्फेस्टेशन हो गया तो क्रॉप को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ध्यान रखना लोकस्ट कभी एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए तो बोल दे कि फिश है, बर्ड है, क्या है, ये आपका इंसेक्ट है, समझ गए। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, अब वल्चर की खास बात पता है आपको क्या है, वल्चर एनिमल के कार्कासेस को खाते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं। अब मान लो कि एनिमल के कार्कासेस को नहीं खाया जाए, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपके जो वल्चर होते हैं ना, दीज आर इंडिकेटर स्पीशी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी। क्यों बताता हूँ मैं आपको। कल को अगर वल्चर कम हो जाए, वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए बहुत ज़्यादा, तो इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ेगा, यस, बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे कि अगर वल्चर की पॉपुलेशन अगर कम हो जाती है, ये वल्चर जो मेरे पास है, इस वल्चर की पॉपुलेशन अगर कल को कम हो गई तो ये कार्कासेस कम खाएंगे, यस, कार्कासेस कम खाएंगे तो मे बी उन कार्कासेस को खाएगा कौन, सो सड़ेगा, इन्वायरमेंटल में कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज करेगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि अगर ये खाएंगे नहीं तो फिर फर्दर जो वो प्रोसेस है, क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, जो अपना पूरा का पूरा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके। दूसरी बात कि इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है क्या, यस। क्यों हो रहा है, बिकॉज दे हैव अ थ्रेट होगा कुछ, क्या थ्रेट है, डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग। ये क्या है, डाइक्लोफेनिक इज अ क्लास ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले पढ़ा रखी है, फिर पढ़ा देता हूँ। NSID एग्जाम के लिए रटना है, देखो ये सारी चीज़ें जो एक कॉमन एक जनरल नॉलेज वाले इंसान को पता होनी चाहिए। NSIDs, जैसे कि आपको आपको बुखार होता है तो आपने देखा होगा कि आपको एक मेडिसिन देते हैं ये लोग, एसिक्लोफेनेक, उसी का भाई है डाइक्लोफेनेक, ठीक है। एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, एसिटामिनोफेन, दीज आर द NSAID, मतलब कि नॉन स्टेरॉइड नहीं होता इसमें, बट इन दे हैव द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, की बॉडी में अगर आपके पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, सूजन हो गया, तो आपको ये देते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, अच्छा, इससे होता क्या है, इससे किडनी डैमेज होती है। अगर इंसान भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो किडनी का डैमेज होगा। आप अगर देखोगे, अगर इस मेडिसिन को जाके सर्च करोगे गूगल पे, तो 1 mg या फिर अपोलो फार्मेसी कहीं पर भी नीचे जाओगे स्क्रॉल करके, मेडिसिन का जहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, नीचे लिखते हैं रिस्क फैक्टर्स, तो वहाँ पे लिखते हैं किडनी पे, लिवर पे, अल्कोहल पे, प्रेग्नेंट वुमेन पे। तो वहाँ जाओगे तो देखोगे आप किडनी पे लिखा रहेगा कि एक्सेसिव यूज़ कैन डैमेज किडनीज, इसलिए आपको डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लेना है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये क्या खाते हैं, एनिमल के कार्कासेस खाते हैं, ठीक। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं कि कैटल जो होता है, कैटल में हम लोग बहुत ज़्यादा डाइक्लोफेनेक देते हैं उनके पेन को रिलीव करने के लिए। अब कैटल अगर मर गया तो उसको तो खाएंगे ये लोग, जब खाएंगे इनके बॉडी में डाइक्लोफेनेक जाएगा और इनके किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है डाइक्लोफेनेक, तो इनकी किडनी फेल हो जाती है, मर जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन कम होती है, तो पूरा एक लॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब बायोलुमिनेसेंट फाइटोप्लैंक्टन के स्पीची को डेवलप किया गया है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको जनरलॉजिकल जानना ये चाहिए कि बायोलुमिनेसेंट फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है। पहले जानो कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है। फाइटोप्लैंक्टन कुछ नहीं होता, फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली आर द मरीन प्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन जैसे कि आप एक तरीके से, मैं बताता हूँ आपको, एल्गी का नाम सुना है, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी इज अ मरीन हर्बीवोरस, ठीक है, मरीन प्लांट, सिंपल भाषा में समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, एक होता है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन एनिमल स्पीशीज होती हैं जो कि फ्री फ्लोट करती हैं। तो इनकी एक प्रॉपर्टी पता है क्या होती है कि फ्री फ्लोट करेगा। एग्जाम के रट के रखना कि ये फ्री फ्लोट करता है, इनके पास स्विमिंग कैपेसिटी नहीं होती लाइक फिशेस, तो जहां करंट लेकर जाएगा वहीं जाएंगी ये। अब बायोलुमिनेसेंट फाइटोप्लैंक्टन का मतलब हुआ कि बायोलुमिनेसेंट मतलब होता है कि ऐसी एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशी टू क्रिएट लाइट। तो ऐसे फाइटोप्लैंक्टन है जो कि लाइट इमिट करते हैं, समझ गए, बस। अब बाकी बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कोइलोजाइन त्रिपुरनिस, मुझे एक बात बता दो आप, मुझे एक बात बता दो कि इन एनी ऑफ द पॉसिबल रियलिटीज, इन एनी ऑफ द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ योर माइंड, क्या कोई ऐसी पॉसिबल, डॉक्टर चेंज करता है ना कि एंड गेम में बोलता है कि हाउ मेनी फ्यूचर्स यू इमेजिन एंड हाउ मेनी ऑफ देम डिड यू विन। तो जितने भी फ्यूचर आप इमेजिन कर सकते हो एग्जाम वाले सिनारियो में, कितने सिनारियो में आप इस चीज़ को एग्जाम तक कैरी करके ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे, ठीक है। इसीलिए इसको समझो स्मार्टली क्या कर सकते हैं। नाम में क्या है, त्रिपुरानिसिस। तो कभी अगर यूपीएससी पागल हो गई, सवाल पूछ लिया त्रिपुरा कहाँ पे है, त्रिपुरा मतलब कि स्पीशी का नाम होगा कुछ ना कुछ। अब सवाल आएगा कि प्लांट स्पीशी की एनिमल स्पीशी है, ठीक है, तो वो अपने गेम में रटना पॉसिबल नहीं है। असम असम में मिला कोई स्पीशी है, दोनों प्लांट का स्पीशी, इतना ध्यान रख लो। नीलगिरी टेट बटरफ्लाई, नीलगिरी में मिला है, बटरफ्लाई है, ठीक है, ओके। अगर कल को अगेन देखो इनकी पॉपुलेशन भी कम हुई है डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग की वजह से,
तो हमारे जब किडनी पे इफेक्ट पड़ता है तो इनकी किडनी पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जायंट सामन क्रैब मछली है यार, कुछ खास बात नहीं है। कोरल ट्रायंगल, कोरल ट्रायंगल देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कोरल ट्रायंगल, कोरल को अमेजन ऑफ द सी भी बोलते हैं, ठीक है। ओवर 25% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ओशंस आर फाउंड इन कोरल्स। कोरल में 25% बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होती है इसमें, ठीक है। और कोरल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसको स्टेटिक में पढ़ते हैं हम लोग। फाइटोप्लैंक्टन, वो आपके एल्गी और आपका वो जो है कोरल एल्गी मिलके ये लोग क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है। जूजैंथिली और कोरल मिलके, ठीक है। तो ये सब तो खैर स्टेटिक का टॉपिक है, कोई खास बात नहीं है। 2 इंडिविजुअल्स एप्रहेंडेड इलीगली फॉर स्मगलिंग लाइव इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स। आपको किसी भी एंगल से लगता है कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं। कल को आप और हम लेके चले जाएं, टर्टल को पकड़े जाएं, तो क्या न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन जाएगा? कुछ खास तो नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर में होगा। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट। एशियन गोल्डन कैट, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ एब्सेंस, एशियन गोल्डन कैट स्पॉटेड अगेन इन असम्स मानस नेशनल पार्क। दिस अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट न्यूज़, थोड़ा सा कह सकते हो, तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट। एक बार कल को एग्जाम में आपसे पूछ ली, ग्रेट ईयर्ड नाइट जार क्या है? फिश है? नहीं। बर्ड है? नहीं पता। इंसेक्ट है? प्लांट है? प्लांट तो नहीं है, इंसेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्वियसली बर्ड है, ठीक है। ऐसे तो मैंने बताया, बट बर्ड है एक्चुअली, इट्स अ बर्ड, ठीक है। अब कुछ स्पेशल बातें कर लो। अब सिंस न्यूज़ में है और थोड़ा स्पेशल टाइप का स्पीशी है, तो लिख लो इसको, क्योंकि यूपीएससी अक्सर बर्ड पे क्वेश्चन पूछ रही है। तो पहली बात कि स्पेशल कुछ इसके हैबिट्स हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है? ये नहीं बनाती, ट्री बनाती ही नहीं है। ये अपना अंडा सीधा जमीन में दे देती है, स्पेशल फीचर है, यस। नाइट जार बोलते हैं क्योंकि नाइट से लग जाएगा आपको कि नाइट है तो कि नॉक्टर्नल होगी, तो नॉक्टर्नल है, ठीक है। वैसे ध्यान रख लो। एंड इंडिया में मिलता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बात समझो बिश्नोई कम्युनिटी। अब बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो आपके पास ध्यान रखो कि बिश्नोई कम्युनिटी आर द कम्युनिटी, इनका आपके इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। दे आर इनका मतलब एथनिक टाई है, नेचर को अपना हिस्सा मानते हैं, ठीक है। वेस्टर्न थार डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। एंड दे हैव अ डीप कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अच्छा, खेजड़ी ट्रीज कभी पूछ ले, समझना ध्यान में कि बिश्नोई कम्युनिटी से रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है ना। कम्युनिटी इज नोन फॉर सैक्रिफाइसिंग देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट द नेचर। अभी कुछ नोबेल प्राइज़ हैं, अगर आप मेरे से पूछोगे ऑनेस्टली तो मैं नोबेल प्राइज़ को एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ता, अनलेस एंड अनटिल मैं इसको पढ़ने का मेरे लिए बेस्ट तरीका क्या है। अगर मैं एग्ज़ाम देता था तो मेरे लिए क्या तरीका होता था, और मैं अभी भी आपको अगर पढ़ाऊंगा अपने प्री कॉल कोर्सेज में, यूट्यूब में, तो मैं आपके ईयर के एंड में जितने भी नोबेल प्राइज़ आएंगे उसमें से मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी से वीकली मंथली में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं, कैरी नहीं कर पाओगे। देखो, वीकली मंथली में बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि पहला चीज़ आपको कंटेक्स्ट दिमाग में लगना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। सेकंड चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि कुछ कंसेप्ट हम स्टैटिक के रिवाइज करने के चक्कर में, ये सारी चीज़ है, ये सब उसका होना चाहिए। अब जेड मॉड टनल है, 7 वर्कर यहाँ पे करते करते मिल्टन टैंक में मारे गए। अगेन नॉट मच ऑफ अ नेशनल न्यूज़ भाई, ऑब्वियसली इट्स दुखद घटना है, दुख, इट्स लाइक वी ऑल हैव कंडोलेंसेस, और सुन के दुख होता है कि ऐसा मतलब बिल्कुल भी इट्स लाइक निंदा वाली बात है। लेकिन फिर भी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो नॉट मच, बट फिर भी देख लो कि जेड मॉड टनल जो जुजीला टनल का पार्ट है, श्रीनगर लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी करता है। अगर देखना चाहो देख लो, अदरवाइज कुछ खास बात नहीं है। डाना साइक्लोन आया अभी वेस्ट बंगाल उड़ीसा में। अब ये साइक्लोन बना कहाँ था? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं, यस। अब साइक्लोन बनते क्यों हैं, साइक्लोन क्या है, ये घंटे का टॉपिक, आधे घंटे का टॉपिक है आपके स्टैटिक का, तो यहाँ पढ़ाना पॉसिबल है क्या? नहीं। अब मैं बताता हूँ ट्राइब्स इन न्यूज़। अब यहाँ एक चीज़ पहले देखो कितने ट्राइब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 8 ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो 1 महीने में 8 ट्राइब्स हैं, 10 महीने में 80 ट्राइब्स। याद कर पाओगे? नहीं। तो क्या करना है? छाटना है। पश्तून का सबको पता होता है, पश्तून का है, अफगानीज को बोलते हैं। पोमाई नागा ट्राइब, नागा नाम में ही है, ठीक है। चेंचूस। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे जिसका न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब इनको क्यों न्यूज़ में है? चैलेंजेस इन अडेप्टिंग टू मॉडर्नाइजेशन हैड
लेड टू द फ्यूअर वर्क अपॉर्चुनिटीज। अब किसी एडिटर ने लिया होगा, इसको छाप दिया होगा न्यूज़ कवर करने के लिए। सो कोई लैंडमार्क चीज़ें हुई हैं क्या? नहीं। तो ऐसे करके सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट होंगे एंड स्मार्ट बन के हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है। नागा ट्राइब जस्ट विल गो थ्रू इट। पश्तून तो हमको पता ही होता है। थारू ट्राइब, अब देखो अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर क्यों न्यूज़ में है, पहले देखो ये चीज़, फिर डिसाइड करें रखना है कि नहीं रखना। अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर पीएम आवास योजना ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस टू लाइफ ऑफ थारू वुमेन इन खेरी डिस्ट्रिक्ट नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर। थोड़ा सा रख सकते हो, पर ध्यान रख लो कि थारू ट्राइब जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है। ये तो रट लोगे, अभी रटा के रट चुके हम लोग। थारू ट्राइब, इंडो नेपाल बॉर्डर। थारू से तेराई, ऐसे याद रखो, थारू एंड तेराई। तेराई कहाँ है, नेपाल वाले रीजन में होता है। कोरावोई ट्राइब क्यों न्यूज़ में है? कोरावोई ट्राइब सेंसेशनलाइज इन मीडिया एज ए ह्यूमन ईटिंग ट्राइब। नाउ अगर ये वर्ड लिख दिया है कि मीडिया में सेंसेशनलाइज है, मतलब कि मीडिया में ज़्यादा न्यूज़ में रहा होगा, सो इट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन ईटिंग ट्राइब, मतलब कैनिबलिज्म है। कैनिबलिज्म क्या होता है? कैनिबलिज्म मतलब कि ह्यूमन ईटिंग। सो अब ये लोग क्या करते हैं, अब कैनिबलिज्म फॉलो नहीं करते हैं, बट फिर भी दे स्टिल आर फाउंड इन पैपू इंडोनेशिया। पैपुआ एंड सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, क्या बोलते हैं पता नहीं, बट पैपुआ जो भी है, समझ गए ना, मतलब पपुआ पैपुआ जो भी है। ओके। काटकरी ट्राइब, काटकरी ट्राइब महाराष्ट्र एंड गुजरात। नितिन गडकरी का नाम सुना है? राइम कर रहा है वर्ड काटकरी गडकरी, महाराष्ट्र। कुल महाराष्ट्र एंड गुजरात, समझ गए? ओके, आगे बात करते हैं। इतना बस रटो, बाकी रटने की रट ही नहीं पाओगे। 550 मेंबर को कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया, तो हर साल दिया जा रहा है, हर ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाए क्या? नहीं। फिर भी देख लो एक बार, काटकरी ट्राइब, गडकरी ट्राइब, महाराष्ट्र गुजरात, ऐसे याद कर लोगे। ठीक है। कादर ट्राइब, न्यूज़ क्या है देख लो। कादर ट्राइब ऑफ वत्सहाचल केरला इनिशिएटेड एक्टिव रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट इम्पैक्टेड बाय इन्वेसिव एलियन। ठीक है, कुछ खास बात तो नहीं है, एक बार देख लो। कादर केरला, ऐसे रटना है तो रट लो, एग्जाम तक रट पाओ, अच्छी बात है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्रिटिकल इशू फॉर सोलेगा ट्राइब्स इन चरमानगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। अब बताओ ये क्या है? कोई एडिटर आया होगा, कोई कैमरामैन आया होगा, कोई मीडिया कंपनी आई होगी, उसने एक सो कवरेज करना है, इस पर्टिकुलर ट्राइब पे जाके फोटो लेके कवर कर लिया। ठीक है। क्या यूपीएससी आएगी इससे निकले फोटो पूछने के लिए? क्वेश्चन नहीं। और पूछ लिया तो हमारा बैड लक, वोस्ट बैड लक हो गया, बैड भी नहीं वोस्ट लक हो गया। तो ये सब करना पॉसिबल नहीं है। आइसोस्टेटिक रिबाउंड क्या है? वीक 1 में मैंने कवर कर दिया था आपका, ये भी वीक 1 में कवर हो गया था आपका, वीक 1 का करंट अफेयर है। अब यहाँ समझो, ब्लैक कार्बन समझाऊंगा मैं क्या है, शेल गैस समझाऊंगा, ब्लैक कार्बन समझाऊंगा। दिस इज समथिंग, एक बार एक नया स्पीशीज स्पाइडर डेवलप हुआ है, तेंकाना जय मांगली, एक बार देख लेना, कुछ खास बात नहीं है। अगस्ता वाले बम्बू टेल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। एक बार देख लेंगे इसको, जस्ट गो थ्रू इट। एंड बायोकूस्टिक तो कंसेप्ट है, समझ लेंगे हम लोग। ट्रांसपॉन्डर, बायो डिसलेक्सिया, साइबर स्क्वाटिंग, ये सब पता होना चाहिए। आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा। एग्जाम पूछ लिया कि ऑफ्टन सीन इन न्यूज बायोकूस्टिक क्या होता है, ऑफ्टन सीन साइबर स्क्वाटिंग क्या होता है, राइट? डिसलेक्सिया पूछ लेगा क्या है, ये सब पता होना चाहिए। प्लेसेस न्यूज़ पता होना चाहिए, इसमें से बताऊंगा क्या है इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, ये सब करेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, सब करेंगे और फिर मेंस का करंट अफेयर आ जाएगा। चलो देखो, ब्लैक कार्बन क्या होता है? ब्लैक कार्बन बोलते हैं सूट, सूट या फिर सूट या राख भी बोलते हैं इसको, सूट या फिर राख। राख सुनते हो? राख, वो राख होता है। क्या होता है बेसिकली कि वो जब कुछ जलाते हैं तो काला काला जमा नहीं हो जाता, दैट इज ब्लैक कार्बन। अब व्हाट हैपेंस कि कुछ पार्ट इसके हवा में भी होते होंगे, यस, कुछ जमा जमा हो जाता है, कुछ हवा में रहता है। द पार्ट ऑफ इट विच सर्कुलेट्स इन द एयर, इसमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, मतलब कि छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। क्यों बनता है भाई? मुझे पता है कि कार्बन को जलाऊंगा मैं, कोयले को जलाऊंगा या किसी भी कार्बन वाले कंपाउंड को जलाऊंगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अदर मैटर भी निकलता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी कंपाउंड 100% कंबशन होगा। अगर कार्बन में 100% कंबशन का मतलब है कि इसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उसको उतनी ऑक्सीजन मिल गई। मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री बता देता हूँ आपको। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक? तो कार्बन की को 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो कार्बन ने क्या किया कि 2 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से इधर, अभी भी उसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, इसको 1 बॉन्ड और बनाना है, तो इसने 1 बॉन्ड और बनाया ऑक्सीजन के साथ। अल्टीमेटली क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना तो इसका मतलब कि इसको जितना इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अ सिंगल कार्बन कैन कैरी बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी। तो मेरे पास अब दूसरा कार्बन फिर CO2 बनाएगा, फिर CO2 बनाएगा, तो ईच कार्बन इज डूइंग दैट, ये मिलकर CO2 यहाँ के रिलीज हो गया। तो मतलब कि इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। बट मान लो कि इतने बड़े पीस को जलाया है, हो सकता है कि इस वाले पार्ट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना मिला हो, तो इसको एक ही ऑक्सीजन मिल पाया हो, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गया हो, लोन पे रह गया हो, सो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? और कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुंचा, तो वो क्या बन गया, वो सूट बन गया, ब्लैक कार्बन बन गया। लॉजिक समझ में आया फंडा? ठीक, चलो एक मिनट गाइस। ठीक है, समझ गए? चलो, एज क्या है? एज बेसिकली ग्लाइकेशन वाले प्रोडक्ट होते हैं। थोड़ा सा आपसे यूपीएससी ऐसा पूछ सकती है आपसे कि बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, ये आपके ग्लाइकोटॉक्सिन्स हैं। ठीक है, तो जब आपका शुगर जो होता है ना और प्रोटीन मिल जाता है, देन ये फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज ग्लाइकोटॉक्सिन, एडवांस ग्लाइकेशन इन प्रोडक्ट्स एज। अब हार्मफुल क्यों है? ये जनरली आपके बॉडी में होते हैं हार्मफुल इसलिए कि सेल को डैमेज करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ये सब करते हैं, आपके जमा हो जाते हैं जाके। तो बट अब ये बनता कैसे है बताता हूँ मैं आपको। जनरली क्या करना है, किसी भी चीज़ को कंबाइन करना, हीट देना पड़ेगा, यस। तो हमारी बॉडी में क्या एज यानी ग्लाइकोटॉक्सिन बनता है, यस, बट बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है। क्यों बनता, क्यों है? कॉमन सेंस। और मान लो मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, खाली इतना पता है कि ग्लाइकोटॉक्सिन आर फाउंड बाई शुगर एंड प्रोटीन। क्या हमारी बॉडी में शुगर है? हाँ। क्या हमारी बॉडी में प्रोटीन है? हाँ। सो एट एनी गिवन टाइम बॉडी में हीट भी है, यस। तो कुछ स्मॉल अमाउंट उनका कंबाइन हो सकता है, यस। इसका मतलब कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन कंबाइन इन द बॉडी, यस। तो इस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ग्लाइकोटॉक्सिन कैन बी फॉर्म्ड इन द बॉडी, यस। ओके, नाउ सो अब स्मॉल अमाउंट में बनता है तो उतना टेंशन नहीं है। बट अगर आर्टिफिशियली बॉडी में चला गया, एग्जाम कैसे जाएगा आर्टिफिशियली, कि हमने अगर मान लो किसी खाने को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, टोबैको को कंजम्पशन किया, इस तरह के जंक फूड्स खाएं, प्रोसेस फूड्स खाएं, तो उनसे इनका रिस्क बढ़ जाता है। एंड वी आर एडिंग एडिशनल ग्लाइकोटॉक्सिन इन द बॉडी एंड दैट विल लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब दिल के जुड़ी बीमारियों को पैदा करेगा। अब बात करो शेल गैस क्या होता है। प्लीज़ एक बात समझ लो मेरे से, आज एक बात को क्लियर कर लो कि कल कोई आपसे कहीं पर भी आपको दिख जाए शेल गैस, आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले पढ़ा है फिर से पढ़ा रहा हूँ। शेल गैस आपको दिख जाए, गैस हाइड्रेट आपको कहीं घूमते फिरते दिख जाए, मीथेन, सॉरी नेचुरल गैस, ठीक है, आपको ये सब, और एक और चीज़ दिख जाए आपको, कोल बेडेड मीथेन, CBM। आप एक बात दिमाग में घुसा लो, इसके अंदर भी मीथेन है, CH4 मीथेन, इसके अंदर भी मीथेन है, इसके अंदर भी मीथेन है, इसके अंदर भी मीथेन है, मतलब दिस ऑल आर गैसेस, यस। डिफरेंस क्या है? ऑल ऑफ देम आर फॉर्म फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इन द कि वो कहाँ मिला। अगर कोई भी फॉसिल फ्यूल, कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल, अब फॉसिल क्या है? कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर समंदर के अंदर कैप्चर होता है और मान लो कि जो शेल होता है, शेल क्या होते हैं? शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब उस सेडिमेंट्री रॉक के बीच में अगर डिपॉजिट हो गया, वो ट्रैप हो गया वहां पे, और ट्रैप हो गया तो विथ आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर वो शेल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ इट इज ट्रैप्ड अंडर द परमाफ्रॉस्ट, फ्रोजन ग्लेशियर्स के अंदर में ट्रैप हो गया, तो उसको बोलेंगे, वहां पे जो मीथेन ट्रैप होगा उसको बोलेंगे गैस हाइड्रेट। जो आपके समंदर में इन जनरल ट्रैप होगा उसको बोलेंगे नेचुरल गैस। और जो आपके कोल के जो सीम्स होते हैं ना, जहाँ कोल मिलता है, कभी कभी क्या होता है, कोल के बीच में भी कुछ कुछ मीथेन ट्रैप हो जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए कोल बेडेड मीथेन। समझ गए? इसमें से द मोस्ट वाइडली फॉर्म मीथेन इज योर नेचुरल गैस। समझे इस बात को? कोई कष्ट नहीं, बस। अब कल को एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगस्था मलाई बंबू टेल क्या है? बंबू है? नहीं। प्लांट है? नहीं। क्या है? दिस इज अ स्पीशी ऑफ फ्लाई, इंसेक्ट फ्लाई। ठीक है, समझ गए क्या? दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
बायोअकूस्टिक्स। बायोअकूस्टिक क्या होता है कि देयर आर सम एनिमल्स, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, ओशन अकूस्टिक क्या होता है, इसमें आता हूँ मैं आपको। ये सारे के सारे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि शार्क को कैसे पता पड़ता आगे क्या है, कि ये सोनार सुनते हो, सोनार समझते हो ना, वो सब बायोअकूस्टिक कह रहे हैं बेसिकली। वो साउंड वेव रिलीज करते हैं, साउंड वेव टकरा के वापस आता है उनके पास, दे हैव द सेंसर्स, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं एंड दे कैन कैलकुलेट कि क्या डिस्टर्बेंस है क्या नहीं। ठीक है। सिमिलरली हम सी से भी करते हैं, समंदर की डेप्थ नापने के लिए हम यहाँ से मैसेज भेजते हैं, टकरा के यहाँ से वापस आएगा, हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस तो पता नहीं, डिस्टेंस पता करना है, स्पीड हमको पता है साउंड की, और हमने टाइम मेजर कर लिया, तो स्पीड पता है, टाइम पता है, और डिस्टेंस नहीं पता, तो कैलकुलेट कर लेंगे स्पीड से डिस्टेंस बाई टाइम वाले फार्मूला से। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपॉन्डर टेक्नोलॉजी, तो यार ट्रांसपॉन्डर यार ट्रांस कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, वायरलेस डिवाइस होता है। ट्रांसपॉन्डर नहीं सुना है कि, या कि अल्फा 1 कॉलिंग, अल्फा 2 कॉलिंग, ठीक है, अल्फा 1 टू यू रीड, वो ट्रांसपॉन्डर। ठीक है। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर क्यों बोलते हैं इसको? एक देखो, किसी भी चीज़ में क्या होता है, एक ट्रांसपॉन्डर होता है, एक रिसीवर होता है, किसी मैसेज को भेजने के लिए एक मैसेज भेजेगा, एक रिसीव करेगा। ठीक है, इसमें दोनों होते हैं, तो ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर दोनों होता है, ट्रांसपॉन्डर प्लस रिस्पॉन्डर दोनों होता है। इसका मतलब कि इसलिए इसको ट्रांसमीटर से ट्रांस उठा लो, रिस्पॉन्डर से पॉइंटर उठा लो, दैट्स वाई दोनों को मिला दो तो ट्रांसपॉन्डर बन गया। ठीक है। ठीक है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है यार, सर्दी वर्दी है। ठीक है, तो डोंट माइंड माई वॉइस, थोड़ा सा हो सकता है कि फंसी हुई हो। ठीक है। ओके, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, आई हैड अ फ्रेंड हु हैड डिसलेक्सिया। बचपन में एक दोस्त था। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है ना, कि एक जनरल राइटिंग और रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, उसको टेक्स्ट टाइप करने में प्रॉब्लम होती थी, तो हमेशा वो वॉइस नोट भेजा करता था, एवरी टाइम ही यूज टू सेंड वॉइस नोट, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। तो लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, बेसिक चीज़ों में हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है उन लोगों को, तो डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, साइबर स्क्वॉटिंग क्या होता है? अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, ठीक है, कि जैसे मान लो, एग्जांपल ले लो मेरे से, जैसे डॉक्टर यूपीएससी है, ठीक है, किसी ने डॉक्टर यूपीएससी के नाम पे बना लिया DOCTOR, डॉक्टर और यूपीएससी, या फिर किसी ने बना लिया कि डॉक्टर 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 IAS, ऐसा कुछ बना लिया। ठीक है, सो इससे क्या होता है, या मान लो कि drupsc.com है, तो किसी ने drupsc.in ले लिया, बट हमने सारा डोमेन खरीद रखा है तो हमारा तो नहीं ले सकता, बट इन जनरल बता रहा हूँ, अगर मान लो कैसा कोई कर लेता, तो उससे क्या होता है कि आपने क्या करा कि आपने उसके इस्तेमाल, किसी का अमेजोन है, किसी ने अमेजोन के M को हटा के N लगा दिया और बोल दिया एमेजॉन। ठीक है, तो लोग तो चकमा खा जाते हैं। जैसे जावेद हबीब का मैंने देखा है बहुत जगह चला होता है, जावेद हबीब का, अब लोग हबीबी खोल दे रहे हैं, राइट, तो उस तरह को बोलते हैं। ये साइबर स्पेस में करोगे तो उसको बोलते हैं साइबर स्क्वाटिंग। ठीक है, जैसे लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर कॉपिंग आवर थंबनेल्स। ठीक है, तो एक तरीके से वो भी आइडेंटिटी थेफ्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, कंप्लीटली अगर हर चीज़ को फॉलो इंसान करता है, कॉपी करना, ताकि उनके ऑडियंस गलती से देख के यहाँ पर भी आ जाए, तो वो चीज़ों को हम बोलते हैं ये चीज़। ठीक है, दैट इज़ व्हाट ऑल कम्स अंडर द साइबर स्क्वाटिंग। अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ पे, इस पे बड़ा आप लोग को रहता है, इसके ऊपर पसंद है ना आपको बहुत ज़्यादा, ये प्लेसेस इन न्यूज़, डर भी लगता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक मिनट प्लीज़। चलिए, क्या है कैनरी आइलैंड? कैनरी आइलैंड कहाँ पे है? एक बात, आंख बंद करो, सोचो कि कैनरी आइलैंड कहाँ पे, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आंख बंद करो, सोचो दिमाग में कैनरी आइलैंड। अब सोच लिया, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे, पहले देखो कि ये कितने सारे आइलैंड हैं। आर्कियोपेलागो है। आर्कियोपेलागो का मतलब जानते हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, चेन ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्कियोपेलागो। इतनी बात तो क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब कैनरी आइलैंड है कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, स्पेन, स्पेन के साउथ में है, और अफ्रीकन कोस्ट मतलब मोरक्को के
वेस्ट में है, मतलब समझ में आ रही है आपको कहाँ पे है ये? कुछ समझ पा रहे हो कहाँ पे है ये? अभी इस फोटो में देख के पता नहीं पड़ रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपके जो ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपका अफ्रीका है, इस तरह के जो गया है, ये इसके वेस्ट साइड में कुछ तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्पेन के साउथ में एंड मोरक्को के वेस्ट में, ठीक है, समझ गए? ये आपका सब कुछ तो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपका, ये कैनरी आइलैंड, ठीक है। अब एक बात देख लेना, ये पता होना चाहिए, यांगजे रिवर, यांगजे रिवर कहाँ पे? चाइना में है, ठीक है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना। मैंने कभी तो भी आपको पढ़ाया, मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने आपको मैपिंग में पढ़ाया था, फिर भी देख लो कि यांगजे रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, ठीक है। ये देख रहे हो कितनी बड़ी रिवर यहाँ से आ रही है और इस तरीके से होकर यहाँ पे जा रही है। सो इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, ध्यान रखना। ये सिर्फ चाइना में फ्लो करती है, चाइना के बाद जाके तिब्बतन प्लेटो से होते 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 चाइना में होके फाइनली ईस्ट चाइना सी में जाके गिर जाती है, या साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी, तो ईस्ट चाइना सी में जाके गिर जाती है। बोलो कोई कष्ट यहाँ तक बात में नहीं? ठीक है, चलो, तो यांगजे रिवर याद हो गया, कैनरी आइलैंड याद हो गया, ठीक है। आग बंद करो, सोचो कैनरी आइलैंड कहाँ पे? कैनरी आइलैंड इज स्पेन के नीचे, अफ्रीका के वेस्ट में, वहाँ तो भी कहीं पे होगा। अब यमन, अब एक बात समझ लो कि ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट, जिसको हम अपने प्यार से हम लोग के लिए, इंडिया के लिए वेस्ट एशिया हो जाता है। पूरे वर्ल्ड के लिए, स्पेशली यूरोप के लिए, यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए इट्स मिडिल ईस्ट, हमारे लिए इट्स वेस्ट एशिया। क्यों वेस्ट एशिया? क्योंकि इंडिया से तो वेस्ट में है ना, और उनके लिए मिडिल ईस्ट है, उनके लिए वेस्ट में है, तो वेस्ट के लिए सारा का सारा ईस्ट है, अब ईस्ट का मिडिल पार्ट उनके लिए मिडिल ईस्ट है, हमारे लिए क्या है? वेस्ट एशिया। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट का जो मैप है हमको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर रेड सी का क्या क्या कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, पर्शियन गल्फ में क्या कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, यहाँ पे कितने सारे आपके गल्फ ऑफ अकाबा है, सुएज कैनाल है, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान है, कंट्री बॉर्डरिंग द पर्शियन गल्फ पता होना चाहिए, ये नॉर्थ टू साउथ पता होना चाहिए, ये पूरा मैपिंग ऑफ योर, इस तरीके से आपका ये जो, इस तरीके से ये जो गया हुआ है पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? ये सब मैंने, अगर आपको अभी पढ़ना चाहते हो, देखो प्री के टाइम में तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बट अगर अभी आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी वर्ल्ड मैपिंग की वीडियो मुश्किल से 1 घंटे की वीडियो होगी, उसको देख लोगे तो आपको पूरे वर्ल्ड मैपिंग की क्लैरिटी आ जाएगी, यूट्यूब पे ही है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि आप तो एक बार समझते हो कि हर वीडियो में सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, 4-4 घंटे का आप भी देख नहीं पाओगे, मैं ही पढ़ा नहीं पाऊंगा। बागमती रिवर नेपाल में, बस इतना ध्यान रख लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सहारा डेजर्ट सबको पता होता है यार। अब एक बात है कि सहारा डेजर्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, दिस इज समथिंग विच अगर आप रट सको तो भी रट लो, बट मैं आपको बता देता हूँ, अभी रटोगे तो भूल जाओगे। तो कहीं एक बार एक पेज बना लो, वहाँ लिख लो कि प्री के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ पे एक लिख लो कि सहारा डेजर्ट में कंट्रीज क्या क्या बॉर्डर करती हैं, मुझे पढ़ना है वहाँ के लिए। वूलेदार, वूलेदार कहाँ पे? डोनेस्क रीजन में है, मतलब कि आपके यूक्रेन में। तो वूलेदार अगर पूछ ले किस जगह पे आता है तो यूक्रेन में, इस बात को यहीं से रट के रख लो, लिख के रख लो। अच्छा, लिटिल प्रेस्पा लेक, ठीक है, अल्बेनिया एंड ग्रीस के बीच में है, कुछ खास उतनी बात नहीं, बट फिर भी देख लो एक बार। माउंट एरेबस, ठीक है, वर्ल्ड का, ये मैंने पढ़ाया था वीक 1 के करंट अफेयर में, वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। कहाँ पे भैया? अंटार्कटिका में। लेक कीवू, ईस्ट अफ्रीका में, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, लेक कीवू यहाँ पे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेक कीवू, ध्यान रखना। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल क्या है? ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इंग्लिश चैनल किसी बीच में है भाई, कि आपके इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है आपके नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से, पहली चीज। दो वाटर बॉडी किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ सी से अटलांटिक सी को, ठीक है। दो कंट्रीज किसको कनेक्ट करता है? तो यूके एंड फ्रांस को करता है। एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, आप मुझे बता दो, यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो, नीग्रो रिवर, नीग्रो रिवर कहाँ पे है? अब आपको नाम से लगे नीग्रो, यार नीग्रो तो अफ्रीकन को बोलते थे, इट वॉज अ डेरिगेटरी वर्ड, गाली जैसी थी, ठीक है, अफ्रीकन स्लेव्स को बोलते थे नीग्रो, ठीक है। बट अभी नीग्रो वहाँ नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, इट्स इन ब्राज़ील। क्या समझे? नीग्रो रिवर कहाँ पे है? बोलो 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 बोलो। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो कोलंबिया, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील, इन 3 कंट्री से पास करती है।
नीग्रो वर्ड जो था ना, ये पोर्टुगीज वर्ड था ब्लैक्स के लिए, ठीक है। बट अगेन 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 इसको यूज़ किया जा रहा था किसके लिए? अफ्रीकन्स के लिए, वो स्लेवरी वाले टाइम में डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे जो वहाँ पे लोग। सूडान में तो भैया हर टाइम सिविल वॉर चलता है, अभी भी चल रहा है सिविल वॉर, ऑलमोस्ट चलता ही रहता है। इट्स वेरी वेरी, सूडान की कैपिटल खर्ताउम है, ठीक है। एंड सूडान इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो खर्ताउम इसकी कैपिटल, ध्यान रखना पहली बात। सेकंड चीज़, इसकी बॉर्डर कैसे कैसे करता है वो ध्यान रखेंगे। एंड नाइल रिवर फ्लो करती है कंट्री से, सूडान से, ठीक है। एंड खरताउम की एक स्पेशल फीचर है यहाँ पे, खरताउम का स्पेशल फीचर पता है क्या? यहाँ पे वाइट नाइल ब्लू नाइल मिलती है, ठीक है। दिस इज स्पेशल फीचर ऑफ खरताउम। तो दिस इज व्हाट इट इज़। अगर डिटेल में पढ़ना है अगेन वर्ल्ड मैप पढ़ लेना, आपका ध्यान में आ जाएगा। माउंट एडम्स, ठीक है, इंक्रीज्ड सिस्मिक एक्टिविटी आफ्टर 1000 of years ऑफ डॉर्मेंसी। अब माउंट एडम्स कहाँ पे है, बस ध्यान रख लो, यूएस में है। अब ये स्ट्रेटोवोल्केनो है, आपने सुना होगा स्ट्रेटोवोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, ये सब है। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है, ठीक है, स्ट्रेटो शील्ड वोल्केनो क्या होता है, अब बताता हूँ सिंपल सी बात। स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर। तो मान लो एक बार इरप्शन हुआ, ऐसे एक लेयर बन गई, फिर इरप्शन दोबारा हुआ, एक लेयर ऐसे बन गई, फिर इरप्शन हुआ, एक लेयर ऐसे बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, एक लेयर बन गई, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनोस, ठीक है, ओके। और एक होता है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो मान लो कि वोल्केनिज्म हुआ और ये बहुत दूर फ्लो होते 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 चला गया, बहुत ज़्यादा एरिया में चला गया, तो इसको बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। अब इसका डिटेल आप पढ़ना है आपको, तो मेरी जियोमॉर्फोलॉजी की वीडियो है, इट इज़ बेयरली 1 hour और समथिंग। आपके सारे कंसेप्ट वहाँ पे एकदम क्रिस्टल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। और ना पूरा देखना हो तो उसमें जाकर सिर्फ वोल्केनो वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। अच्छा, 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा वोल्केनो, सारा का सारा वोल्केनो क्लियर हो जाएगा, ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी उसमें आपको, ठीक है। सरयू रिवर, सरयू रिवर यार एक बार देख लो, उत्तराखंड एंड यूपी से फ्लो करती है, इतनी बात ध्यान रख लो बस। अच्छा, मलावी और मोरिटानिया में प्रेसिडेंशियल विजिट है, दोनों के दोनों अफ्रीका में है, ठीक है। ब्लैक सी, अब देखो ब्लैक सी, रेड सी, नॉर्थ सी, लैब्राडोर सी, ये सारे के सारे सी, ठीक है। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्री के टाइम पढ़ते हैं, और पढ़ते ही पढ़ते हैं। अभी पढ़ोगे भूल जाओगे, नहीं याद कर पाओगे एग्जाम तक। तो ये सारे जो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये सारे के सारे मेडिटेरेनियन सी, इन सारे सीज के बॉर्डरिंग कंट्रीज वगैरह वगैरह हम कहाँ पढ़ते हैं, प्री टाइम पढ़ते हैं। और मैंने पढ़ाया हुआ भी अपने किस में है, वर्ल्ड मैपिंग की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो, अदरवाइज प्लीज़ वेट फॉर प्रीलिम्स, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ोगे भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। लेक एरी, लेक एरी देख लो एक बार, ठीक है। लेक एरी कहाँ पे है? इट इज़ 4th लार्जेस्ट ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं, उसमें से एक लेक एरी है। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक एरी। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका की, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा आपको तो ये भी पढ़ाऊंगा कि 5 ग्रेट लेक्स जो है, लेट मी जस्ट राइट इट, मेरे खुद के मैं ना पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ लिस्ट बनाते रहता हूँ कि क्या आप लोगों को प्री के टाइम में देना है, तो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ ये सारी चीज़ें भी अभी से ही। कुछ चीज़ लिस्ट मैंने बनाई भी है, जैसे भी आपको पढ़ाया तो मैंने इसमें से लिस्ट बनाया था आपके डॉफ प्लैनेट का, ब्राउन डॉफ का, बेल्ट वगैरह का, ये सब मैं अलग से बनाऊँगा वीडियो आपके लिए। एक मैं आपके मैपिंग वाले में भी कुछ पार्ट ऐड कर लेता हूँ आपका। तो सूडान तो ऑफकोर्स अफ्रीका के ऊपर मैपिंग करना ही था हमें। एक मैं ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका का बता दूंगा आपको, एक वीडियो ही बना दूंगा आपके लिए, स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, इसके जियोलॉजी बता दूंगा मैं आपको कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इसका मैपिंग करा दूंगा रटना कैसे है, ठीक है। और क्या क्या इसके बारे में कोई खास बात है या नहीं है, और कोई करंट अफेयर का न्यूज़ रहा है तो बता दूंगा मैं, ठीक है। ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, ओके कूल। एरागोन बे, कुछ टॉपिक्स को डिटेल में करना पॉसिबल होता है, अलग वीडियो बना दूंगा, वीडियो अब आती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। एरागोन बे, इसराइल ने एरागोन बे से issued an advisory urging its citizens to leave tourist areas in Sri Lanka, particularly Arugam Bay, due to concerns about a potential terrorist threat, ठीक है। कुछ खास नहीं, अरुगम बे कहाँ पे, श्रीलंका में, ध्यान रखना बस। माउंट फूजी, फूजी कहाँ पे है, जापान में है। कहाँ पे, जापान में है, जापान के पैसिफिक, जैसे जापान हो जाएगा, कहाँ गया, तो जापान में है ये। अगेन स्ट्रेटोवोल्केनो है, बताया मैंने आपको कि लेयर बाय लेयर। अब आप समझो, सोच रहे होगे कि ऐसा क्या है कि दीज वोल्केनोज आर स्ट्रेटोवोल्केनोज, राइट। ऐसा क्या है कि दिस वोल्केनोज आर स्ट्रेटोवोल्केनोज, और कैसे होता है कि जो वोल्केनो होता है वो शील्ड वोल्केनो होता है। सो अगर आपको जानना है तो मुझे 15-20 मिनट लग जाएगा पढ़ाने में, आप प्लीज़ वीडियो देख लो, मेरी रिक्वेस्ट है कि जियोमॉर्फोलॉजी और वीडियो एक बार जाके देख लो, तो जो भी दिमाग में क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। पूरा मत देखना वीडियो, सिर्फ जाके वोल्केनो वाला ढूंढ लो, फॉरवर्ड करके देख लो कि वोल्केनो मैंने कहाँ पढ़ा है,
वोल्केनो वाला पार्ट बस पढ़ लो, ट्रस्ट मी, आपको उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी वोल्केनो में, ये सब आपको दिखने लगेगा, ठीक है। नियॉम प्रोजेक्ट, लग्जरी टूरिज्म देखना, ध्यान रखना इस चीज़ को, बताता हूँ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको, लग्जरी टूरिज्म। मैं देखता हूँ एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, लग्जरी टूरिज्म के ऊपर, बट फिर बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ है। लग्जरी टूरिज्म क्या होता है, एक मिनट, ठीक है। देखो, अभी आपके जो कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है, दुबई, अबू धाबी, दीज रीजन्स, दिस कंट्रीज, क्या इनके पास कोई कल्चर बहुत पुराना है, इस्लामिक कल्चर है, तो कि पीपल, दुनिया इंटरेस्ट नहीं दिखाती है उस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत पुराना सिविलाइजेशन कल्चर तो नहीं है, कोई सिविलाइजेशन हेरिटेज तो नहीं है, नहीं। इसका मतलब कि अब व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू क्रिएट द टूरिज्म, लोगों को चलाना है। अब इनको पता है कि सूनर और लेटर ये तेल एंड दीज थिंग्स, दीज रिन्यूएबल एनर्जी इज गोइंग टू बी, ये कम होगा इसका डिमांड एज वी आर शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो पीपल विल शिफ्ट टू लिथियम एंड बैटरीज, पीपल विल शिफ्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन, तो इनके फ्यूल की डिमांड कम होगी। एंड दैट इज वाई दिस कंट्रीज यू विल सी दे आर फोकसिंग ऑन लग्जरी टूरिज्म, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है एंड दे आर क्रिएटिंग सच म्यूजियम्स, दे आर क्रिएटिंग सच रिक्रिएशनल सेंटर्स कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कमिंग टू दुबई, कमिंग टू अबू धाबी, coming to this, and you can see this advertisement on Spotify, on YouTube, and these countries are doing this ad and asking people, वो क्या है वो लाइन जो बड़ी फेमस है, हबीबी कम टू दुबई, शाहरुख खान को बुलाते हैं। पता है कि इंडिया में इतने लोग हैं, पैसा ज़्यादा है, पैसा तो है ही अमीरों के पास, इनक्वालिटी है बट अमीरों के पास ही पैसा है, सो दैट इज़ वाई दे विल गो आउट और वहाँ जाकर टूरिज्म करेंगे। इसलिए अब इंडिया को अपने टूरिज्म के लिए करना चाहिए, इंडिया के पास पैसा है बहुत ज़्यादा क्या, नहीं। तो इंडिया क्या लग्जरी टूरिज्म करा सकता है, नहीं। इंडिया के पास है क्या, इंडिया के पास एक हजारों साल पुराना हमारा हेरिटेज है। सो इंडिया शुड रिवाइव इट्स कल्चरल टूरिज्म, इट्स हेरिटेज टूरिज्म, एंड अट्रैक्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम इनटू इंडियन एक्सपीरियंस इंडियाज कल्चर। तो हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर। कुल, तो ये वो सारी बात हो जाएगी। लग्जरी टूरिज्म एक चीज़ है, इसको ध्यान रखना बस। कैस्पियन सी देख लेते हैं। कैस्पियन सी देखो, अगेन मैंने बताया था आपको, कैस्पियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, आपके मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, इन सब के बॉर्डर्स हम वहाँ पढ़ेंगे, पर्शियन गल्फ सबके बॉर्डर्स पढ़ेंगे प्री के टाइम में। अभी पढ़ोगे भूल जाओगे। ये क्या है बेसिकली आपका प्री स्पेसिफिक है, ये त्यौहार का मौसम जब आएगा प्रीलिम्स का तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, एग्जाम में लिख के आएंगे, फिर भूल जाएंगे, ठीक है। सालों भर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है इसको, ओके। सो नाउ मेंस का टॉपिक बचा है, उसको स्टार्ट करेंगे। प्री हमारा यहाँ पे ओवर होता है, मेंस का टॉपिक कुछ कवर करेंगे हम लोग, एंड बाकी जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए फिर करते हैं मेंस वाला। नाउ विल स्टार्ट विद द मेंस का करंट अफेयर। पहली चीज़ ग्रीन वॉशिंग हमने वीक 1 में कवर कर रखा है। सेकंड, टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया, अगेन वीक 1 में कवर हो चुका है आपका। एंड देन सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, अगेन वीक 1 में कवर है। थर्ड पार्टी लिटिगेशन वीक 1 में कवर्ड है, ओके। नाउ यहाँ से बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। अब सिंस इट डेवलपिंग टॉपिक बताया मैंने, इसको हम लोग बाद में जब डेवलप हो जाएगा पूरी तरीके से तो इसको हम लोग कवर करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के, इसको जैसा चाहिए वैसा करेंगे। अब बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है। मुझे एक बात बताओ आप पहले कि फूड इन्फ्लेशन का कॉज क्या हो सकता है। देयर कैन बी सम सप्लाई साइड कॉजेस, मे बी प्रोडक्शन अच्छी ना हुई हो, राइट। और सेकंड कॉज क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन तो हुई बट किसी ने स्टॉक पाइल कर लिया। स्टॉक पाइल करने का मतलब है कि मान लो किसी ने होर्डिंग कर ली, होर्डिंग करने से भी क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए किसी वजह से अगर उसका सप्लाई कम हो जाए तो आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझते हो इस बात को? यस। अब दिस सप्लाई कम होने का रीज़न कैन बी लो प्रोडक्टिविटी, कि आपका प्रोडक्टिविटी कम हुआ है, या फिर एक और रीज़न कैन बी कि किसी ने होर्डिंग कर ली। लॉट ऑफ पीपल जो बड़े बड़े होते हैं ना, कार्टेल वाले होते हैं, पंडी के लोग, उन्होंने होर्ड करके रख लिया कि बाद में रिलीज़ करेंगे। होर्ड कर लेंगे तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगा, तो डिमांड लगेगी, डिमांड इन्फ्लेट हो गई है, लोग ज़्यादा चाहिए, सप्लाई नहीं है मार्केट में, देन दे विल रिलीज इट एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस। एक तो रीज़न ये है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ओके। और तरीका क्या हो सकता है, एक और रीज़न हो सकता है। देखो सप्लाई साइड तो ये रीज़न है कि सप्लाई साइड का रीज़न ये है कि सप्लाई से ये हो सकता है आपका, ओके। सेकंड इज योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड कॉज भी कैन बी योर डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन, कि अगर लोगों ने डिमांड ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, सप्लाई गिवन दैट की सप्लाई इज सेम ऑलमोस्ट मोर लेस,
तो ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो भी प्राइस बढ़ता है, तो भी क्या हो जाएगा आपका प्राइस यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब सवाल है कि एक सवाल है कि फूड इन्फ्लेशन नापते कैसे हैं? CPI, WPI, CFPI, 3 तरीके से नापते हैं। ये सब प्रीलिम्स के लिए है आपके इंपॉर्टेंट, बट प्री में भी देखेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं इसको। अब बात करते हैं यार, ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना कि इम्पैक्ट वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ेगा इन्फ्लेशन का? आप पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको क्या पता, जो लोग बिग बास्केट से ऑर्डर करते हैं उनको क्या ही पता, राइट? बट फॉर अ पर्सन हु गोज टू द मंडी एंड बाय थिंग, टमाटर का इफेक्ट पड़ा उन पे, बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है? सो वो सारी चीज़ है। तो मिडिल इनकम हाउस होल्ड जो होता है, मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, उन सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है? सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया टमाटो, अनियन, पोटैटो के लिए, प्राइस को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, लॉट ऑफ थिंग्स डिड दैट। एक तो फिर सरकार ने किया क्या? अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार या तो इस होर्डिंग वाले को रेगुलेशन कर दे, करने के लिए फार्म एक्ट लेकर आई थी, बट वहाँ पे अगेन इट बैकफायर्ड, बट अगेन वी कैन रेगुलेट देम, एक सोल्यूशन ये बोल सकते हैं। सेकंड सोल्यूशन, प्रोडक्टिविटी कम है तो भाई बढ़ा दो। कैसे कर सकते हो? Obviously, you focus on the green revolution. You focus on increasing farmers' productivity. You focus on giving farmer incentives. You focus on giving farmers irrigation subsidies, fertilizers and all. ठीक है, डिमांड का तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ये हो गया। एक और रीज़न होता है बट वो उतना इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है, दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ फूड को कम कर सकते हैं, बट अगेन उसको छोड़ दो अभी के लिए, समझ गए? अब बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यूबीआई होता क्या है। अगर ऑलमोस्ट जो भी रिक्वायर्ड जिन लोगों को नेसेसिटी है, नीड है, उनके पास भी अगर इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, देन बोलेंगे कि इनकम में हमने यूनिवर्सलिटी अचीव कर ली, कि सबके पास इनकम है, ठीक है? बट ऐसा होता है क्या? नहीं। लॉट ऑफ पीपल दे बेग, दे डोंट हैव इवन 2 टाइम का खाना टू ईट, ठीक है? तो सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ मेजर लेगी, बोले यार हाँ ना, सरकार मेजर लेगी, तो गवर्नमेंट कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अचीव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ स्टेप लेगी। वो क्या क्या स्टेप ले सकती है? मैं अगर बोलूँ कि सरकार ने एमजी नरेगा के अंतर्गत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब है कि अगेन इनकम का सोर्स जनरेट किया है, इनकम जनरेशन किया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या करा, इसने इनकम जनरेशन किया, ठीक है? सरकार ने एक और स्टेप लिया, उसको बोला प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसमें कि किसानों को क्या करा, पैसे दिए। तो हमने क्या करा, व्हाट वी हैव गिवन देम इज दैट, हमने उनको सपोर्ट, इनकम सपोर्ट स्कीम चलाई। यहाँ इनकम जनरेशन ही कर दिया, यहाँ पे हमने एज अ सम ऑफ मनी हमने क्या कर दिया, इनकम का सपोर्ट कर दिया उनको। ये बात समझ में आती है? यस। अच्छा, समझे इस बात को? अब ये तो भाई एक बार देख लेना। अच्छा, और बात करते हैं। अब इसमें एक वे फॉरवर्ड लिखा है, ये बड़ा एक्सट्रीम है वे फॉरवर्ड है, दैट इज योर कि हम पीएम किसान को एक्सपैंड करें एंड वी शुड कवर ऑल द सिटीजन्स हेयर। बट 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 यहाँ पे देर इज़ अ कैच कि क्या क्या अंबानी को भी ज़रूरत है? नहीं। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको हम यूबीआई इंश्योर करा सकते हैं, ठीक है? तो पीएम किसान के एम्बिट को हम इंक्रीज कर, नॉट टू दोस्त किसान जिनके पास एकड़ों ज़मीन, एकड़ की एकड़ ज़मीन है, ओनली टू दोस्त किसान जिनकी बीपीएल इनकम है, ठीक है? सो इसमें ना हमेशा देयर इज समथिंग वी शुड कीप, इज़ योर एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। जब भी रिजर्वेशन की बात आए, किसी पॉलिसी की बात आए, एक पॉइंट हमेशा लिखो, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन हमको कॉन्टिन्यूसली करना है। कि जैसे हमने क्या करा, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, इंदिरा साहनी के जजमेंट में उसमें कैप लगा दी, अपर कैप लगा दी, ठीक है? एंड वी हैव टिल डेट वी हैव दिस लिमिट ऑन ओबीसी का रिजर्वेशन, और हमारे पास आज भी क्राइटेरिया है क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का, तो हमने क्रीमी लेयर वाले को एक्सक्लूड कर दिया और नॉन क्रीमी वाले को इंक्लूड कर लिया। तो वी डिड समथिंग कॉल्ड एज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अभी सब क्लासिफिकेशन कर दिया हमने ओबीसी का। व्हाट इफ वी वांट टू सब क्लासिफाई एससी एसटीज, सो दैट बिकम अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो इसीलिए वहाँ पे अगर वो होगा तो दैट विल क्रिएट कंट्रोवर्सी इन द कंट्री, बट वो अभी हम बात नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। ये सब तो कवर्ड है, कोई खास बात नहीं है, ये भी कवर्ड है। अब दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसका बहुत बड़ा कंसेप्चुअल रिलेशन है आपके। एक और टॉपिक है सेंसस, तो सेंसस से कनेक्टेड है, मैं कनेक्ट दोनों को कर दूंगा। इस साल एक क्वेश्चन आया डेमोग्राफिक विंटर पे, आया यूपीएससी में 2024 के मेंस में क्वेश्चन आया डेमोग्राफिक विंटर पे, वो इससे ही कनेक्टेड है समहाउ, मैं बात करूंगा। हो क्या रहा है, साउथ इंडियन पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। मैं एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसकी वजह से होता क्या है कि दैट रेजेस सर्टन social and political and economic challenges and new landscapes that they are actually projecting. फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है और तो उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, बताओ,
अगर कल को सेंसस होता है, ठीक है, और सेंसस बेस्ड अगर डिलिमिटेशन होता है उस सेंसस के बेस्ड पे, अब जो डिलिमिटेशन पुराने सेंसस के बेसिस पे हो रहा है, बट अगर हमारा 2026 में जब मान लो कि नया अगर हुआ, तो उस टाइम न्यू सेंसस पे अगर हमने करा, देन व्हाट इट विल डू हियर इज दैट कि साउथ इंडिया को सीटें कम अलॉट होंगी बिकॉज पॉपुलेशन कम है, बिकॉज डिलिमिटेशन तो आप पॉपुलेशन बेसिस पे कर रहे हो, तो साउथ इंडिया विल हैव लेसर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यस। और ये सारी चीज़ें हैं, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। ये नेशनल रजिस्ट्रेशन लॉ कुछ खास बात नहीं है यार, जस्ट आई वुड जस्ट वांट यू टू गो थ्रू इट, इट इज़ नॉट नथिंग मच इंपॉर्टेंट, बट देख लेना बस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, 15-20 मिनट की वीडियो तो होगी, आपको मज़ा आ जाएगा उसको पढ़ के, ठीक है। SMR एंड टेक फॉर्म्स एक बार पढ़ो, कुछ खास बात नहीं है। मणिपुर का अगेन एक वीडियो बनेगी इसके ऊपर, क्योंकि मणिपुर की हिस्ट्री क्या है, मणिपुर के कन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है, हिस्टोरिकल रीज़न क्या है, एथनिक रीज़न क्या है, आज इमीडिएट रीज़न क्या है, मणिपुर के रीज़न को हम सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं इशू को, और क्यों हमेशा ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, क्या स्पेशल प्रोविजन मिले मणिपुर को, ये सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, देखो बेसिकली समझो, इसका ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। इथेनॉल में क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे तो पेट्रोल हम क्या करते हैं, बेसिकली वी आर इम्पोर्टिंग द क्रूड ऑयल, अपने यहाँ रिफाइन कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जो इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा जो बैलेंस कर जो हमारा जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ऑलवेज रन करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हमारा इंपोर्ट इज मोर देन वी एक्सपोर्ट। सो इफ़ वी डू दैट, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, पहली चीज़। सेकेंड थिंग कि इमिशन भी कम होगा, कार्बन का जो इमिशन है कम होगा, क्यों, क्योंकि आपने कार्बन कंटेंट को कम किया है। दूसरी चीज़, तीसरा बेनिफिट क्या है कि फार्मर को सपोर्ट मिलेगी, क्यों भाई, क्योंकि इथेनॉल जो आप बना रहे हो कहाँ से बना रहे हो, फूड क्रॉप से बना रहे हो, ठीक है। तो फार्मर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे शुगर केन का, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे पोटैटो का, स्टार्च का, ये सब बात है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपके 1G 2G 3G एंड 4G, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको वीडियो में ही। फिर आज इथेनॉल ब्लेंडिंग में इंडिया ने कितना अचीव किया है, कितना हमारा टारगेट है और हमने कितना अचीव किया है, ये सब देखेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आज हैं और व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, एंड सरकार की क्या क्या स्कीम है, लाइक गोवर्धन स्कीम, लाइक जीवन स्कीम, लाइक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, E20 रोड मैप, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे और बात करते हैं। इमिशन गैप रिपोर्ट एक अच्छी वीडियो बनेगी आपके बाद, डिस्कस करेंगे हम लोग। एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज़ अ स्टैटिक का टॉपिक, फिर भी मैं आपको यहाँ कुछ बातें बताना चाहूँगा, यहाँ पे बेसिक सी बात। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली गिवन इन योर 10th शेड्यूल, ठीक, ADL। अब ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था नहीं हमेशा से, ये प्री वाली बात हो गई। अब एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली होता क्या है, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब है कि आप एक पार्टी से बिलोंग, आपने मान लो कि इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, ये 2022 के प्रीलिम्स में आया भी था, ठीक है, मैं बताऊंगा। डिफेक्शन का मतलब है कि दल बदली करा आपने, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई थी बिहार में 60s के टाइम में, आया राम गया राम, कि आज इस पार्टी में है कल चला गया किसी और पार्टी में, ठीक है। MPs MLA खरीदे थे लोग, तो इससे क्या होती थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी कि आज इसकी सरकार गिर गई, उसकी सरकार गिर गई, नहीं बन गई। तो इससे नुकसान क्या है कि वो सरकार विल फॉल, देन जब सरकार हैज़ टू फॉल, देन द सरकार की जो स्कीम चल रही है वो स्कीम भी, नई सरकार आएगी तो स्कीम तो चलाएगी नहीं, तो स्कीम भी जाएगी। सिंस द स्कीम विल बी विल बी डिसकंटिन्यूड, तो उससे क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकिंग में ब्रेकेज आ जाता है, एंड उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली जो आपके के बेनिफैक्टर्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो लोग हैं, जनता है, सिटीजन है, उनका नुकसान होता है, ठीक है। एक पॉलिसी को बनाना, फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, उसको रोक दिया बीच में, भाई क्या कर दिया। सो दिस इज वाई, इसको रोकने के लिए वी डिड समथिंग कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें 2-3 क्राइटेरिया है कि अगर आपने इंडिपेंडेंट बन के चुनाव लड़ा, पहला क्राइटेरिया, और आपने किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, देन यू विल बी चार्ज फॉर डिफेक्शन। सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट कि आप कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो, आप इलेक्टेड नहीं हो, आप नॉमिनेटेड मेंबर हो, एंड यू हैव टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, देन विद इन 6 months ऑफ नॉमिनेशन आपको ज्वाइन करना है पॉलिटिकल पार्टी। अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करोगे तो आपको डिफेक्शन के अंदर में आपका डिफेक्शन केस चलाया जाएगा, ठीक है। 2 क्राइटेरिया कर लिया। तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपकी पार्टी ने कोई विप दिया, जैसे मान लो किसी से पार्टी वोट कर रही है, मेरी बीजेपी वाले किसी से वोट कर रहे हैं, आप बीजेपी के MP हो, आप बीजेपी बोल रही है कि इस चीज़ पे प्रो वोट करो, इस पे वोट करो, यस, हाँ हाँ हाँ, आप बोलते हो ना, तो आपने पार्टी के अगेंस्ट आप चले गए। जब आप पार्टी के अगेंस्ट चले गए तो पार्टी विल चार्ज यू एज विप के अगेंस्ट जाना, एंड दैट विल बी चार्ज अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन। अब सवाल है कि ये जो 3 क्राइटेरिया मैंने दिया, एक तो हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वाला, एक हो गया मेरा नॉमिनेटेड वाला, एंड एक क्राइटेरिया मेरा क्या हो गया, बताओ भाई, बताओ यार प्लीज़। एक क्राइटेरिया हो गया मेरा वेब फॉलो करने वाला, ठीक। अब इसको मैंने अगर फॉलो नहीं किया तो मेरे को बोला जाएगा कि मैंने डिफेक्शन किया है, हाँ ना, यस।
बट द क्वेश्चन इज कि कौन डिसाइड करेगा यार कि डिफेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये डिफेक्शन का केस है कि नहीं है। दिस इसको डिसाइड करने में द पावर लाइज विद द स्पीकर, एंड स्पीकर हैज़ अ, आई वुड से स्पीकर रूल्स एज विद इन आयरन फिस्ट हियर। मतलब कि स्पीकर जो बोल देते हैं, अगर स्पीकर ने बोल दिया कि हाँ डिफेक्शन है तो भैया हाँ डिफेक्शन है। तो डिफेक्शन का केस एक्सेप्ट करना या उसको फाइनली डिक्लेयर करना, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ स्पीकर। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, है तो है, प्रॉब्लम इज दैट कि स्पीकर बिलोंग्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक। एंड अगर मान लो उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो देन ही माइट बी, यू नो, ही माइट टेक पार्टीशन, ही माइट टेक साइड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बोले यार, है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट हैपेंस। इसीलिए हमारे पास आ जाता है स्पीकर के पार्टीशनशिप होने का, स्पीकर के साइड लेने का, बायस्ड होने का इशू आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू इश्यूज ऑफ दिस लूप होल्स, इसका यही है, ठीक है। अच्छा, एक और लूप होल इसमें है, इसमें ना, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में आप इसको कर देते हो, बट इसका ना एक इन्होंने लूप होल ढूंढ लिया, इन लोगों ने। लूप होल क्या ढूंढा कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर, अगर मान लो मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें से 2/3, मान लो 100 मेंबर हैं, तो 100 के 2/3 मेंबर अगर जाके बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा ये तो डिफेक्शन कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं डिफेक्शन तो नहीं कर रहे हैं। या कांग्रेस से ज्वाइन करते हैं तो बोलेंगे नहीं कांग्रेस से ज्वाइन कर रहे हैं तो डिफेक्शन तो नहीं है, क्योंकि 2/3 मेंबर ने ज्वाइन किया है, सो इट इज़ मोर लाइक अ मर्जर ऑफ द पार्टी। तो दिस बिकम्स, अब आपने 2/3 मेंबर को अगर खरीद लिया तब तो डिफेक्शन का चार्ज ही नहीं होगा। तो दीज आर फ्यू लूप होल्स हेयर, ठीक है। जल्दी कोड में इंटरफेयर नहीं करता, ये वन ऑफ द थिंग्स है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, एक और चीज़ की, स्पीकर पे कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि स्पीकर को मान लो कि आज डिफेक्शन का केस लाया है तो स्पीकर कितने दिन में बताएंगे कि डिफेक्शन का केस है कि नहीं। इसीलिए हमको सोल्यूशन में करना क्या चाहिए वे फॉरवर्ड में, कि एक टाइम लिमिट दे दो डिसीजन पे। विप जो आप करते हो, आपने बताया नहीं पार्टी को, पहले कम्युनिकेट नहीं किया अपने एमपी को, भैया इस पे विप करने वाले हम, तो विप पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ये होता है कि एक ना डिफेक्शन को लेके एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाई जाए, एक ऐसे ट्रिब्यूनल हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो मे बी ही माइट बी बायस्ड। जैसे मान लो अभी ओम बिरला साहब को सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है, अब मान लो इनके रिलेशन बीजेपी से अच्छे नहीं होते तो क्या सेकंड टाइम के लिए किया जाता है इनको? सो द स्पीकर माइट, इस फेवर के केस में स्पीकर माइट एक्ट इन दैट रिगार्ड। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो स्टैटिक में पढ़ते हैं, फिर पढ़ा दिया मैंने। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, इस चीज़ को समझ लो ध्यान से। हाउ एवर इट विल बी वाइज फॉर मी एंड बेटर फॉर यू कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ, क्या बोलते हो? बना दूँ इस पर वीडियो कि यहीं पढ़ा दूँ? वीडियो बना दूँ कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें, और इट इज़ कैसे पोटेंशियल टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो स्पेस का मैं पूरा आपको इंडिया का समझा दूंगा क्या क्या प्रोग्राम है, एंड उस प्रोग्राम को करने में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आज के टाइम में क्या है, क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं, और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में क्या चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, क्या चीज़ करना है हमको। एंड आई विल लिंक दिस टू योर स्पेस डिप्लोमेसी ऑल्सो, इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो लिंक कर दूंगा मैं इसको टेक्नोलॉजी से लिंक कर दूंगा, एंड दिस इज हाउ विल डू दिस, ठीक है। चलो अगेन ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं आती क्या कि पेटेंट कैसे मिलता होगा, पेटेंट मिलने में इश्यूज़ क्या आते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, नागोया प्रोटोकॉल क्या कनेक्शन है, इससे आता है? तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं जमती कि फर्टिलाइजर का क्या सीन होता है, क्यों फर्टिलाइजर लगता है, यूरिया क्या होता है, डैप क्या होता है, मॉप क्या होता है, मोलेट ऑफ पोटाश जिसको बोलते हैं, ठीक है। किसको इंपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ डेटा आपको कि 90% डायमोनियम फॉस्फेट डैप और 90% ऑलमोस्ट मोर और लेस मोलेट ऑफ पोटाश, ठीक है। इन दोनों फर्टिलाइजर को 90% इंपोर्ट करते हैं हम। एंड यूरिया में मोटा मोटा वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, 80% हमारे खुद के वहाँ बनाते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, NBS। पता है ये सब के बारे में? नहीं पता, वेट फॉर द वीडियो में डिस्कस करेंगे। MIDH, ये आपको अभी पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने GS थ्योरी अभी नहीं पढ़ा होता है, अगर नहीं पढ़ा है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझा देता हूँ कि हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, वर्टिकल फार्मिंग, फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये 4 चीज़ें जो है ना, दीज आर द मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स। तो कल को आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड पे, ठीक है, इसमें चारों को आपको डालना है। हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक क्या होता है, इसको बोलते हैं सॉइललेस फार्मिंग, की सॉइल की जगह आप डालते हो पानी। वर्टिकल फार्मिंग क्यों सस्टेनेबल है, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग आप शहरों में भी लगा सकते हो, इस तरीके से करते हो तो क्या होता है, एरिया कम ऑक्यूपाई करता है। दिस आर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज ऑफ फार्मिंग, ठीक है, ये सब।
अब डिफेंस रेवोल्यूशन अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जेनरिक तो है बट मैं सोच रहा हूँ कि लोगों का जो डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो अगेन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, एक एक करके वीडियो बना दूंगा सबके ऊपर। डिफेंस रेवोल्यूशन का मतलब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं आती कि इंडिया में डिफेंस का आज के टाइम में क्या स्टेटिस्टिक है, इंडिया में कितना डिफेंस हम खुद बना रहे हैं, इंडिया में कितना डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ तो उसके कारण क्या है इंक्रीज होने के, ठीक है। ये नेशनल बायोफार्म मिशन नहीं है, एक टाइप वो है बेसिकली। ज़्यादा स्टेप्स टेकन, सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया टू बूस्ट द डिफेंस एक्सपोर्ट्स या डिफेंस इन जनरल। लेकिन आज और इतना होने के बाद भी क्या कोई चैलेंज है ही नहीं, या चैलेंज है तो क्या चैलेंज है, और चैलेंज है तो उसका सोल्यूशन भी तो होगा, तो वे फॉरवर्ड क्या है ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। सेंसस की एक्सरसाइज, अगेन आई विल लिंक दिस टू द डिक्लाइन इन द साउथ इंडिया पॉपुलेशन, तो पहले साउथ इंडिया का बताऊंगा फिर सेंसस बताऊंगा, एंड दिस इज हाउ विल प्रोसीड विद दिस। समझ में आ गई बात, चलो फिर चलिए, तो ये हमारा यहाँ तक इसको रैप करते हैं। एंड देन अच्छा, हमारा सेंसस डिले हुआ है ना, ठीक है, 2021 के बाद से सेंसस डिले हुआ है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल, सेंसस डिलेड है। सो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए फिर, और फिर मैं इसको इससे भी लिंक करूँगा, जो विमेन का जो रिजर्वेशन बिल आया है ना 33% का, उससे मैं लिंक कर दूंगा इसको, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए फिर, आई टेक यू लीव हेयर, और यहाँ जो टॉपिक बचे हैं इन सब पे एक एक वीडियो आएगा, टेंशन की बात नहीं है, हर टॉपिक पे एक वीडियो बनेगा अलग से, आप वीडियो को देखो ताकि आपको एक दिन में इतना डाइजेस्टमेंट नहीं हो पाएगा आपके मन में, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई टेक यू लीव एंड वील, हफ्ते में 3 से कम 3 मैक्सिमम 5 तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, बट 3 से 4 वीडियो मैं कोशिश करूँगा अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर, कि ऐसे ऐसे जो हॉट टॉपिक्स हैं उन तो वीडियो में बना दूँ 15-20 मिनट की वीडियोज़, ठीक है, जिसका बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसको मैं एक सीरीज चला दूंगा हाई HYT करके, हाई यील्डिंग टॉपिक सीरीज, ठीक है। तो चलिए फिर, आई टेक यू लीव हियर, कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, बाय गाइस, एंड आई एम सॉरी वंस अगेन फॉर द डिले, ओके। 25 दिन का डिले तो कभी नहीं हुआ जब से मैंने स्टार्ट किया, बट ठीक है, अब से कभी नहीं होगा, आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि इतना मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना, आई कांट टेल यू, बट ठीक है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ऑल द बेस्ट गाइस, ओके, गॉड स्पीड, टेक केयर, बाय बाय।